में कॉज लिखना है। आप 2 से 3 कॉज भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। रिपीट नहीं करना, कोशिश करें कि जो बंदा पहले लिख चुका है उसको रिपीट ना करें। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, चैट में लिखें। वाटर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर तो है ही है। काजेज लिखने हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट लिख दिया आप लोगों ने, इंडस्ट्रियल वेस्ट 2 लोगों ने लिख दिया है। वाटर पोल्यूशन के काजेज, ऑयल लीकेज गुड, एरोसोल्स, बैड वाटर टू मिक्स इट, व्हाट इज मेंट बाय बैड वाटर, कोर्स लिखें। सी डंपिंग, ठीक है, ये जो आप बोलेंगे उसको आपको समझाना पड़ेगा क्या चीज है। कार्गो शिप्स, हाउ वार्स, वार्स वाटर पोल्यूशन को कैसे कर रही हैं। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं एक्सेप्शनल होती हैं। डोमेस्टिक सीवेज वाटर पोल्यूशन की काज है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, लिखते जाएं लिखते जाएं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, प्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है, कम अप विद सम अदर आइडियाज। यासीन आपने क्या लिखा है? हर बंदा लिखे तो सही ना, बाकियों का वेस्ट ना करेंगे, वेटिंग फॉर गॉड कि बाकी काम कर लें, बस हम कुछ ना करें। व्हाट इज अजीजुल्लाह, क्या हो गया? बस एक्सप्लोजन और मतलब एक्सप्लोजन से क्या मुराद है? वाटर पोल्यूशन की बात हो रही है। सी वॉल्केनो ना, मजा नहीं आ रहा। हार्मफुल वेस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक हो गया। माइनिंग एक्टिविटीज गुड, केमिकल पेस्टिसाइड्स गुड, ठीक है। अच्छा चलिए, आप लोगों ने अब कुछ लिख दिया, आप सुन लें यहाँ पे, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक नहीं है कि जिसको मैंने डायग्राम्स बनानी है, जो कुछ इस तरह का करना है। सबसे पहली बात है, जब ये क्वेश्चन आ जाए अगर आपको वाटर पोल्यूशन का, तो पहली चीज तो आपके जेहन में होनी चाहिए कि कौन से वाला वाटर, कौन से वाला वाटर, आइदर ग्राउंड वाटर, मेरीन वाटर और सरफेस वाटर। फर्क है ना, ग्राउंड वाटर है जमीनी पानी, सरफेस वाटर है ये जो दरियाओं का पानी है, मेरीन वाटर है जो सिर्फ ओशन वाटर है। इन तीनों के पोल्यूशन के काजेज भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, लाइक जो मेरीन वाटर है, ऑयल लीकेज या स्पिलेज या कार्गो शेप्स, ठीक है, वो तो मेरीन वाटर ही उससे पोल्यूट होता है। ठीक है, सरफेस वाटर जो हमारा बाकी या ग्राउंड वाटर उससे पोल्यूट नहीं होता उस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह मेरीन वाटर जो है वो, वहां पे प्लास्टिक पोल्यूशन वहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब कोस्टल एरियाज के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, 2 के रिवर्स के अंदर भी प्लास्टिक पोल्यूशन ज्यादा है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा है प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी जो है ये ग्राउंड वाटर को ज्यादा पोल्यूट करती है, माइनिंग एक्टिविटीज ग्राउंड वाटर को ज्यादा पोल्यूट करती है। अच्छा, जो सीवरेज वेस्ट है, वो सीवरेज, मेट्रोपॉलिटन सीवरेज या उसको डोमेस्टिक सीवरेज भी आप उसको बोल दें, ठीक है, और या इसको आप क्या कह लें, जो फार्म एनिमल्स का जो सीवरेज है, वो सरफेस वाटर को भी और ग्राउंड वाटर को, तीनों को पोल्यूट कर रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स इसको बोल देते हैं एग्रीकल्चरल केमिकल्स, जिसमें पेस्टिसाइड्स भी आ जाता है और फर्टिलाइजर्स भी आ जाता है। ये तीनों जो हैं, ये दोनों भी वाटर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द क्या कहते हैं, मेजर सोर्स वाटर पोल्यूशन के जो हैं वो काजेज, जिसको आप कह लें कि ये काजेज हैं। अच्छा, अब आप, मेरे ख्याल में इसको मैं उधर ही ले आऊँ, मेरा तो प्लान था कि पहले ऐसे ही कर लूँ। वाटर पोल्यूशन, एक मिनट ठहरे जरा। अच्छा जी, वाटर पोल्यूशन किस में है जी? वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एटमॉस्फेरिक में है कि किस में है? ये इसमें ठीक हो गया। एक मिनट है, स्क्रीन,
ये तो बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इसमें से कोई एक आस्पेक्ट आपसे पूछ सकता है जो कि किसी एक पोल्यूटेंट के मुतालिक हो, या हो सकता है वाटर पोल्यूशन टाइप्स के मुतालिक हो। और ये आपको क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के अंदर भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे के मुतालिक भी, ऐसे के अंदर भी इसके मुतालिक आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात है कि वाटर पोल्यूशन है क्या। ये कंटेमिनेशन है सिंपली वाटर बॉडीज की। वाटर बॉडी से मुराद जो भी आपके वाटर सोर्सेज हैं, लाइक वो चाहे ओशन है या रिवर्स हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ करता है, मूव करता है, जिसमें एवेपोरेशन से लेकर फिर कंडेंसेशन और देन प्रेसिपिटेशन सारा जो हमने पढ़ा था। अब इसमें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ये सिलेबस के अंदर भी आपका शामिल है। जब हम टाइप ऑफ पोल्यूशन की बात करते हैं तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सोर्स भी हो सकती है। लाइक आपका वाटर सोर्स जो है वो सरफेस वाटर अगर है, सरफेस वाटर से मुराद आपका क्या है, जिस तरह लेक्स हो गई, जिस तरह आपके रिवर्स हो गए, दीज आर कॉल्ड सरफेस वाटर्स। तो इनकी पोल्यूशन को हम सरफेस वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। अगर ओशनिक वाटर है तो उसकी पोल्यूशन अगर हो रही है तो उसको ओशनिक वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। अगर आपका अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन कह देंगे। इसी तरह बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स, वो पोल्यूटेंट्स आपके जो है वो नेचुरल सोर्सेज की वजह से भी हो सकते हैं, लाइक लैंड डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, गैस लीकेज इंटरनली नेचुरली अगर हो रही है, जो नेचुरल गैस होती है, ह्यूमन सोर्सेज की वजह से भी हो सकती है, लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक पोल्यूशन जो होती है उसकी वजह से। और इस तरह थर्मल जो एफ्लुएंट्स रिलीज होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री से, या डिफरेंट किस्म के जो आपके केमिकल्स जो रिलीज होते हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रही होती है उसको एफ्लुएंट पोल्यूशन भी बोल देते हैं। इसी तरह आपका बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट्स के सोर्स की बुनियाद पे भी, लाइक फिजिकल पोल्यूशन है, केमिकल पोल्यूशन है, ऑर्गेनिक पोल्यूशन है, फिजियोलॉजिकल पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन की डिफरेंट किस्म की टाइप्स हो सकती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद इसी को मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट कर दिया है कि आप टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन हो सकती है, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन हो सकती है, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, माइक्रोबायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन है, केमिकल वाटर पोल्यूशन है, और ट्रांस बाउंड्री वाटर पोल्यूशन है। इनमें से किसी एक वाटर पोल्यूशन की टाइप पे आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, ये आपने अपने जेहन में रखना है। उसके बाद आपका आ जाता है, जब जब सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो दो मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन होते हैं। एक होते हैं आपके पॉइंट सोर्सेज, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपको पॉइंट सोर्सेज यहाँ पे शो किया हुआ है। पॉइंट सोर्सेज से क्या मुराद है कि जहाँ पे आपका जो पोल्यूटेंट है वो एक खास पॉइंट से डायरेक्टली आपके वाटर को पोल्यूट कर रहा हो। जिस तरह वो कोई इंडस्ट्री हो सकती है, जिस तरह यहाँ पे कोई फैक्ट्री है या कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वो एक मेजर पॉइंट है जहां से बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट पॉइंट पानी के अंदर दाखिल हो रहा है, तो उसको हम कह देंगे पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। और दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्सेज। अब नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या मुराद है, जिस तरह आपके रूरल होम्स हैं या अर्बन एरियाज हैं, सिटी स्ट्रीट्स हैं, तो बहुत बड़े इलाके से थोड़ी थोड़ी पोल्यूशन इकट्ठी होके आके आपके किसी रिवर के अंदर, जिस तरह आप लाहौर के अंदर अगर अरावी की बात करते हैं, इस तरह कराची के अंदर एक नल्ला है उसकी बात अगर करते हैं, पिंडी में है, तो वो डिफरेंट सोर्सेस से पूरे सिटी से आके डिफरेंट पॉइंट्स पे आके उसके अंदर जो है वो पानी के अंदर पोल्यूशन ऐड हो रही होती है, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन पॉइंट सोर्स, क्योंकि उसका एक कोई खास पॉइंट नहीं होता। अब जब हम सर्विस वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो ये हम आप पढ़ चुके हैं, बुक के अंदर भी है कि आपका जो 70% जो अर्थ है दैट इज कवर्ड विद द वाटर। उसमें हमारे ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर हैं, और ये इस तरह की तमाम चीजें। अब सरफेस वाटर पोल्यूशन जो है वो आपकी किस किस तरह से हो रही है। एक तो आपका रन ऑफ होता है। रन ऑफ से क्या मुराद होती है कि जब बारिश होती है तो वो चाहे पहाड़ों से आ रही है, या वाटर शेड एक एरिया होता है जहां से बारिश का पानी तमाम नदी नालों के अंदर आता है, तो वो एरिया जो नदी नालों को फीड कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड वाटर शेड। तो वहां से जो आपका पानी आ रहा होता है वो अपने साथ बहुत सारी सेडिमेंट्स लेके आ रहा होता है, उसको हम रन ऑफ कह देते हैं। इसी तरह पॉइंट सोर्सेज भी उसके अंदर ऐड हो रहते हैं। फिर आपका ड्रेनेज भी होता है। ड्रेनेज से मुराद है कि आपका जितना भी लैंड के अंदर जो पानी अब्जॉर्ब होता है, या जो आपका जितना भी शहरों का या इवन देहातों का जो पानी जो आप घरों से आप ड्रेन करते हैं वो उसके अंदर जा रहा होता है। फिर समटाइम्स ये डायरेक्टली भी लीच कर रहा होता है। तो दीज आर वेरियस सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर पोल्यूशन।
ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है, ग्राउंड वाटर से मुराद है जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर जो पानी मौजूद है, उसकी पोल्यूशन कैसे हो रही होती है। एक तो वो डायरेक्टली ये जो सोर्सेज हैं वो आपके ग्राउंड को पोल्यूट कर रहे होते हैं, उसमें लाइक ये फ्रेश वाटर, चाहे फार्म्स हैं या फिश फार्म हैं, या कोई इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां से भी डायरेक्टली जो है वो ग्राउंड के अंदर पानी जा रहा है। या जिस तरह एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होती है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी वापस जमीन पे आता है, जब जमीन पे वापस पानी आता है तो जमीन के अंदर पानी अब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब वो पानी अपने अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट अपने साथ लेके जा रहा होता है, तो वो उस तरह से भी पोल्यूशन जारी होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब ये पानी सरफेस वाटर के अंदर, ये पोल्यूटेंट जब सरफेस वाटर के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं, तो ये जो आपका सरफेस वाटर है ये भी ग्राउंड वाटर को क्या कर रहा होता है, रिचार्ज कर रहा होता है। तो इस तरीके से भी आपका ग्राउंड वाटर क्या हो रहा होता है, पोल्यूट हो रहा होता है। तो ग्राउंड वाटर एक तो डायरेक्टली जमीन के अंदर जब पानी आपका रेन का रिचार्ज हो रहा होता है तो उससे भी हो सकता है, या वो फ्रेश वाटर के अंदर पोल्यूटेंट शामिल होकर फ्रेश वाटर अगेन जमीन का जो जमीनी पानी है ग्राउंड वाटर है उसको वो रिचार्ज कर रहा होता है, तो वहां से भी पोल्यूटेंट उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब सरफेस वाटर पोल्यूशन जो है उसकी यहाँ पे और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के जो मेजर काजेज हैं जो हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं उसको एक इन लिस्ट यहाँ पे कर दिया गया। अगर हम सरफेस वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो अर्बन रन ऑफ है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है यानी कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट रिलीज हो रहा है, केमिकल या ऑयल स्पिल है, जिस तरह ये आपके शिप या टैंकर्स वगैरह जो होते हैं उनका जो ऑयल स्पिल होता है, म्यूनिसिपल से मुराद है जो सिटी के अंदर से। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टर्म के अंदर फर्क है, अर्बन सेंटर्स जो हैं और म्यूनिसिपल, जो म्यूनिसिपल सेंटर्स होते हैं वो नॉर्मली हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बड़े सिटी सेंटर्स होते हैं उनको हम म्यूनिसिपल सेंटर्स बोल देते हैं। एयर फॉल आउट से मुराद ये है कि जब एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स आपके शामिल हो जाते हैं वो फिर एसिड एसिड रेन की शक्ल में दोबारा जमीन पे आते हैं, या बारिश में शामिल होकर दोबारा केमिकल जमीन पे आते हैं, तो उसको हम एयर फॉल आउट कह देते हैं। एसिड माइन ड्रेनेज, इससे मुराद ये है कि जो माइंस हैं जब उसके अंदर पानी या बारिश होती है तो माइंस जो हैं उसमें से जो उसके एसिड्स या केमिकल जब वो पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं और वो फिर आपके जो है वो सरफेस वाटर जो उसको पोल्यूट करते हैं। लॉगिंग ऑपरेशन से मुराद है कि जब लकड़ी शकड़ी आप काटते हैं तो उससे जमीन जो है वो आपकी बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, तो वो सेडिमेंट जो है वो जाके पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं। इस तरह जो मिल्स वगैरह हैं, ये लॉग मिल्स वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है। ये आपकी जहाँ पे लकड़ी वगैरह आप को सा करते हैं, जहाँ पे आप उसको कट करते हैं, उसके छोटे छोटे पीस बनाते हैं, तो वहां से भी आपकी जो है वो सरफेस वाटर को पोल्यूशन हो रही होती है। ग्राउंड वाटर में गैस टैंक लीक्स हैं, अंडरग्राउंड जो गैस टैंक्स होते हैं अगर उनकी लीकेज होती है तो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। लैंडफिल लीचिंग है, लैंडफिल से क्या मुराद है, ये बकायदा आपका पूरा एक टॉपिक है जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। लैंडफिल ऐसा एरिया होता है जहां पे आप तमाम जो आपका रबिश है उसको आप डंप कर देते हैं। तो अगर लैंडफिल की प्रॉपर नीचे से लाइनिंग ना हुई हो, लाइनिंग से मुराद है उसको बकायदा नीचे से आपने अगर सीमेंट ना किया हुआ और नीचे से कोई प्रोटेक्टिव लेयर ना लगाई हुई हो, तो वो जमीन नीचे से ब्रेक हो सकती है और वो जो लैंडफिल के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो ग्राउंड वाटर के अंदर जा सकते हैं। इस तरह साल्ट वाटर इंट्रूजन है, ऐसे एरिया जहाँ पे जमीन जो है वो थोर वाली है, या जिसको हम क्या लें कि जहाँ पे साल्टी या अल्कलाइन सॉइल्स हैं, वो जो है आपके ऐसे एरियाज के अंदर जहाँ पे जारी बात ऑलरेडी अल्कलिनिटी नहीं है, या जमीन के अंदर नमकिया पानी, जमीनी पानी ठीक है लेकिन उस तरफ जो है वो आपको उसका इंट्रूजन हो सकता है। माइन वेस्ट पाइल्स, ये माइंस का पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एटमॉस्फेरिक डिपॉजिट भी। तो ये जस्ट एक जो पहले हमने चीजें पढ़ी उसी की एक लिस्टिंग है आपको चीजों को मेमोराइज करवाने के लिए और आपको रिवाइज करवाने के लिए। माइक्रोबियल वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है कि आपका जो पोल्यूटेंट्स हैं उसमें माइक्रोब्स एक बड़ा मेजर पोल्यूटेंट है। माइक्रोब से मुराद यहाँ पे कौन कौन से आ गए, जो भी आपके बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ जो हैं, ये डिफरेंट माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं। ये अगर पानी में शामिल होकर आपके सरफेस वाटर के अंदर चले जाएं या ग्राउंड वाटर के अंदर चले जाएं तो आपका जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं रहता। तो इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज होती हैं, जिस तरह कॉलरा हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, डिफरेंट काइंड की डिजीजेज इससे आपको हो सकती हैं, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका माइक्रोबियल वाटर पोल्यूशन एक अलग एक मेजर टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन है। फिर आपका आ गया जी केमिकल वाटर पोल्यूशन। केमिकल वाटर पोल्यूशन जैसा कि नाम से जाहिर है आपको कि इसमें केमिकल्स जो हैं
वो पानी के अंदर जो है वो ऐड हो जाते हैं, चाहे वो सरफेस वाटर है या वो ग्राउंड वाटर है। वो केमिकल्स कौन से हो सकते हैं? वो एग्रीकल्चरल केमिकल्स हो सकते हैं, लाइक उसमें पेस्टिसाइड हो गए या फर्टिलाइजर हो गए। तो पेस्टिसाइड एक मेजर सोर्स है केमिकल वाटर पोल्यूशन का। उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जिसमें आपका डीजल या ऑयल हो सकता है। इसमें जब शिप वगैरह रप्चर होते हैं तो वो भी आपके वाटर को पोल्यूट करते हैं। नॉर्मली ये जो फिनोमेना है ये कोस्टल वाटर पोल्यूशन में होता है, जहाँ पे जिस तरह कराची हो गया, जहाँ पे आके बड़े बड़े दरिया, बड़े बड़े जो शिप्स हैं वो आके वहाँ पे लंगर होते हैं। वहाँ पे उनसे जब ऑयल जो है वो जारी बात है शिप किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है टैंकर्स के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिलेज होती है, लीकेज होती है। और बाकायदा एक बड़ी थिन ऑयल की लेयर, अगर आप पोर्ट कस्टम अथॉरिटी के इर्द गिर्द का जो एरिया वहाँ पे आप विजिट करें तो आपको काफ़ी अच्छी मोटी तेल की एक तह जो है वो पानी के ऊपर मूव करती हुई नजर आएगी। इसी तरह मेटल्स एंड सॉल्वेंट्स कुछ जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, लाइक आपकी जितनी भी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो रबड़ इंडस्ट्री है या जो वो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स बनाती हैं, या वो फाउंड्रीज हो सकती हैं जहाँ पे मेटल्स वगैरह बनती हैं, तो वहाँ से भी सर्टन केमिकल्स जो हैं वो आपके वाटर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। देन कम्स द ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। ये डायग्राम बड़ी मजे की है। अगर इस डायग्राम को अगर आप देखें तो एक तरफ से आपका ये वाला जो पानी आ रहा है और ये जो वाटर सोर्सेज आ रहे हैं, इन दोनों को आप देखें, इनके कलर में बड़ा आपको वाज़ह सा फर्क नजर आ रहा होगा। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साफ पानी आ रहा है, और ये वाला जो पानी यहाँ से इधर आ रहा है आप इसको देखें, ये बहुत ही गदला, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स हैं। अब ये डिफरेंट बाउंड्रीज से आ रहा है। तो लाइक जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारा पानी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से आ रहा होता है। तो अब अगर वहां पे उस इलाके में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो जो रिवर्स होते हैं या जो जो आपकी लैंड है, ये तो उस तरह से इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है ना। पॉलिटिकल बाउंड्री से बुरा जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, तो रिवर्स तो नेचुरली आपके फ्लो कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसे एरिया से जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वहां से अगर वो आ रहे हैं तो वो दूसरे कंट्री के एरिया के अंदर भी पोल्यूशन को लेके साथ आ रहे होंगे। इसको हम बोल देते हैं ट्रांस बॉर्डरी पोल्यूशन। इसमें ऑयल स्पिल भी हो सकता है। इसके डाउन रिवर क्रीप ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और म्यूनिसिपल डिस्चार्ज भी हो सकता है। डाउन रिवर से क्या मुराद है? लाइक अपर स्ट्रीम से मुराद है, जिस तरह इंडिया से या कश्मीर से जब पानी आता है नीचे की तरफ तो वो अपर अप स्ट्रीम कहलाएगा। और डाउन स्ट्रीम से मुराद है जैसे जैसे पंजाब में, फिर पंजाब से नीचे सिंध में जाएगा तो सिंध डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। तो डाउन स्ट्रीम का वाटर जैसे जैसे पानी नीचे जाता जाएगा वो फर्दर पोल्यूट होता जाएगा। उसके बाद आ गया जी आपका जो मेजर एक टॉपिक है, अगर आप सिलेबस को गौर से पढ़ें, इसको बहुत सारी क्या क्या लें लोग जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, इस चीज को गौर से तैयार नहीं करते। एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर कि मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स क्या हैं और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो बात है, आप अब ये पोल्यूशन पोल्यूशन की टाइप्स की बात नहीं हो रही है, अभी ये पोल्यूटेंट्स की बात हो रही है। उन केमिकल्स की बात हो रही है, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, नेचुरल है या सिंथेटिक्स हैं, जो आपके वाटर बॉडीज को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। तो उसमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उसमें ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम वगैरह, थर्मल पोल्यूशन है। अब यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट नहीं ऐड हो रहा, सिर्फ हॉट वाटर पानी के अंदर ऐड हो रहा होता है, तो उसको हम थर्मल पोल्यूशन बोल देते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए, सेडिमेंट्स हो गई, रेडियो एक्टिविटी होगी, हैवी मेटल्स एंड एसिड्स हो गया, जो कि आपके वाटर बॉडीज को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। इनको अब वन बाय वन हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आ गया सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मुराद है? ये ज्यादातर आपके जारी बात है नाम से जिस तरह के जाहिर है कि ये कार्बन के बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है? यहाँ पे कार्बन को मैंने रेड किया हुआ है बकायदा। ये तमाम वो कंपाउंड्स हैं जो आपके किस चीज के बने हुए होंगे, ऑर्गेनिक के बने हुए, लेकिन इनमें ऑर्गेनिक के सॉरी कार्बन के बने हुए होंगे। इसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी हो सकती है, उसके साथ नाइट्रोजन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है। अब कार्बन के कंपाउंड्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं? प्लास्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। आपके जो फॉसल फ्यूल्स हैं जितने भी, ये पेट्रोल और डीजल वगैरह, ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद आपका बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसमें हम एक तो आपके आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स, जिसमें फार्मास्यूटिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। लाइफस्टाइल से मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह परफ्यूम्स हो गए, सोप्स हो गए, ठीक है। वो सारे ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन हम उनमें से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिर्फ बात कर रहे हैं। इस तरह इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, कोरोजन इनहिबिटर्स जो कोरोजन को रोकने के लिए होते हैं।
ब्रोमिनेटेड ऑर्गेनोफॉस्फेट, फ्लेम रिटार्डेंट्स जो आग को कंट्रोल करने के लिए हैं, प्लास्टिसाइजर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये जो थोड़े आपको लफ्ज थोड़े से हो सकता है मुश्किल लग रहे हो, इस तरह पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनके आपने नाम याद रखने हैं। यही अगर आप पेपर में ऑब्वियसली लिखेंगे तो इसी से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद दे कैन काज acute toxicity are immediate effects resulting from short term exposure and the chronic toxicity। आपको अगर इसका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होगा तो उससे तो एक्यूट का मतलब होता है कि एकदम बहुत ज्यादा सडन आपको जो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जहर का या टॉक्सिक कंपाउंड्स का आपको एक्सपोजर हो जाएगा, तो जिसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और लॉन्गर टर्म का क्रोनिक का मतलब कि वो देर पास के साथ आपकी बॉडी पे रहते हैं। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जामिनर आपसे इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक कंसेप्ट है, ये आपसे पूछ सकते हैं, इसके अंदर अलग भी आते हैं। वेस्ट जब पानी के अंदर जाता है तो वेस्ट क्या करता है, वो डीग्रेड होता है। जब वो डीग्रेड होता है तो किसी भी चीज को डीकम्पोज होने के लिए या डीग्रेड होने के लिए क्या चाहिए, ये बात याद रखें, डीकम्पोज होने के लिए या उसको डीग्रेड होने के लिए क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, डीकम्पोज होने के लिए या डीग्रेड होने के लिए। तो इसलिए इनको बोलते हैं। अच्छा, वो जब ऑर्गेनिक वेस्ट को कौन सी चीज डिग्रेड करती है, ऑर्गेनिक वेस्ट को बैक्टीरिया या फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो जो आपका बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग बैक्टीरिया जो है, जब पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आपका कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अगर पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है उसको अगर थ्रू बैक्टीरिया अगर आप डीकम्पोज करते हैं तो आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज अ फैक्टर। तो वाटर विद एन ऑक्सीजन कंटेंट 6 पीएम विल सपोर्ट डिजायरेबल एक्वाटिक लाइफ। अगर उसके अंदर 6 ppm पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन है तो वो तो लाइफ को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। लेकिन अगर उसके अंदर जारी बात है ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो जाएगा, बैक्टीरिया उसके अंदर से ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा, तो वहां पे वो उसको लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में आपको डिटेल में पहले बता चुका हूँ कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है उसको जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको डीकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी एक आपके लिए होम असाइनमेंट है। आपने एक कंसेप्ट होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको हम बोलते हैं सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं जनाब, सीओडी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ही ले कि सीओडी वर्सेस बीओडी से क्या मुराद है, या कहीं पे कोई एब्रिविएशन ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने नेट पे सर्च करना है कि सीओडी बीओडी में फर्क क्या होता है। उसके बाद आपका आ गया जी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, आपको पता है जो फसलों को जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो फर्टिलाइजर मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ये फर्टिलाइजर का टॉपिक जो आपने पढ़ा वहां पे ये मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताऊंगा। एनपी के उसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं ये फसलों को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम खाद की शक्ल में पौधों को डालते हैं। तो जब हम ये डालते हैं तो जब इनकी एक्सेसिव अमाउंट अगर हम डालते हैं तो क्या होता है, वो लीक कर जाती है या उसकी लीचिंग हो जाती है टू नियर बाई वाटर बॉडीज। लाइक अगर फंस गया, जिस तरह ये आप पानी देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा, ठीक है, इसके अंदर आपको ये ग्रीन सी एक लेयर नजर आ रही है पानी के ऊपर, ये हरियाली सी एक पानी की कोई पॉन्ड होता है ना, अक्सर आप देहात में देखते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होती है और वहां पे कोई छोटा सा तालाब होता है, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि बड़ी घनी सी एक हरियाली की तह ऊपर जम जाती है। ये एलजी वगैरह होता है या इस तरह की और जड़ी बूटियां होती हैं, नाम लीजिए एलजी होता है। जब एलजी की बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। अच्छा, अब जारी बात है उसने अनलिमिटेड तो ग्रो नहीं ना करते जाना, एक वक्त आता है कि एलजी की जो है वो ग्रोथ के बाद, उसकी राइपनिंग के बाद अब वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जिस तरह फसल पकती है फिर वो क्या कहते हैं, डीकम्पोज होना शुरू शुरू हो जाती है, एक एज होती है हर फसल की।
जब वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है तो बड़ी अजीब किस्म की वहां से उस पानी के पास से स्मेल आ रही होती है। उसकी वजह क्या है कि जब वो एल्गी वहां पे डिकम्पोज हो रहा होता है तो बैक्टीरिया की वजह से वहां पे एक पंजन किस्म की स्मेल प्रोड्यूस हो रही होती है। अच्छा, ये तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना होता है कि जब वहां पे एल्गी की डेथ होना शुरू होती है या डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है, तो एल्गी आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट है। उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बैक्टीरिया तमाम ऑक्सीजन क्या कर देगा? पानी की कंज्यूम कर लेगा, और ऑक्सीजन की पानी के अंदर क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये जो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है इन वाटर, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होती है एंड अदर वाटर प्लांट्स विच डिप्लीज द वाटर ऑक्सीजन सप्लाई। जब वो वाटर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, दिस किल्स फिश एंड व्हेन फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर कैन किल यंग चिल्ड्रन। तो ये यंग चिल्ड्रन को भी किल कर सकती है, और इसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो ये लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली आपका यूट्रोफिकेशन कहलाता है। उसके बाद आ गया जी सस्पेंडेड सेटिमेंट। अच्छा, ये डायग्राम देखें। बहुत सारी चीजें आपको डायग्राम में समझाने में बड़ी आसानी होती है। ये इस साइड वाला पानी भी देखें बड़ा साफ है, यहाँ वाला भी देखें बड़ा साफ है, यहाँ वाला भी देखें बड़ा साफ है। यहाँ से एक दरिया से जिस तरह के हमारे नहरों का पानी होता है, आप देखते हैं कितना गदला होता है। जो हमारे यहाँ इवन देहातों के पास जो नहरें चल रही होती है, मैं शहरों वाली नहीं बात कर रहा, उसके अंदर मिट्टी और इस तरह के जर्रे बहुत ज्यादा जो है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स, वो उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। अच्छा, जब वो सेडिमेंट्स अंदर सस्पेंडेड हैं तो लाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, रोशनी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जब रोशनी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, उस पानी के अंदर किसी भी किस्म की लाइफ जो है, प्लांट लाइफ, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टस बोलते हैं, या छोटी मोटी जो प्लांट्स होते हैं जो कि फिश के लिए बड़े जरूरी हैं। जैसे छोटी फिश होती है, उसने तो ये छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह या फाइटोप्लैंक्टन या जूओप्लैंक्टन ही खाने होते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स हैं, ये भी वाटर लाइफ के लिए बड़े नुकसानदेह हैं। A very dangerous category is suspended sediment because it causes depletion in the water's light absorption. पानी की लाइट अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। पार्टिकल स्प्रेड डेंजरस कंपाउंड एज वेल, क्योंकि जब वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से उसके साथ जो तो अगर पानी के अंदर केमिकल्स भी आता है तो वो भी सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहते हैं ज्यादातर वहां पे, और इसकी वजह से नुकसान ज्यादा होता है। फर्दर जो आपका जो पोल्यूटेंट की टाइप है, वो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं इन वाटर। आप किस किस्म के इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं? वो आपका विब्रियो कॉलरा हो सकता है, वो आपका शिजेला हो सकता है, वो क्लोस्ट्रिडियम हो सकता है, वो साल्मोनेला हो सकता है, वो हेपेटाइटिस वायरस हो सकता है, वो पोलियो वायरस हो सकता है। मेरे ख्याल में ये नाम याद रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब जो विब्रियो कॉलरी, ये एग्जैक्ट इसको जो है वो पूरा अगर आप टेक्निकल इसका नाम बोलेंगे तो इसकी वजह से आपकी कॉलरा की डिजीज होती है। शिजेला की वजह से डिसेंट्री, जिसको हम पेचस जिस तरह बोलते हैं, एंटाइटस, ये भी आपकी इंटेस्टाइन की बीमारी है, जिसमें इंटेस्टाइन में आपका जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेट में मरोड़ पड़ते हैं। ठीक है। टाइफाइड, ये बुखार है आपका, और हेपेटाइटिस आपको पता है, और पोलियो वायरस। तो ये तमाम वाटर बाउंड डिजीजेज हैं। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स आपके वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये आते कहाँ से हैं? ये आपके हॉस्पिटल वेस्ट से आ सकते हैं, ये आपके म्यूनिसिपल वाटर से आ सकते हैं। क्योंकि अगर देखें आपके पानी के अंदर, आपके घरों के अंदर कोई बीमारी अगर मौजूद है या पेशेंट्स मौजूद है, या जिस तरह इंसानी आबादी को अंदर अगर वो बीमारी मौजूद है, तो वो उनके नहाने से, पीने से, उनके फीसेस से वो वाटर में चली जाएगी। वो ड्रेनिंग वाटर के अंदर से फिर वो सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर के अंदर चली जाएगी। इस तरह वो पूरे एरिया के वाटर बॉडीज को क्या कर देती है? पोल्यूट कर देती है। उसके बाद आपका आ गया जी हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स बहुत ही नुकसानदेह हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। उसकी वजह क्या होती है कि जब हैवी मेटल्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इनको ब्रेक करने के लिए, या इनको डाइजेस्ट करने के लिए, या इनको इवन एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो होता क्या, जब हमारी बॉडी उनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती, उनको ब्रेक नहीं कर पाती, उनको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, तो ये आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है उनके अंदर ये अकमुलेट होते रहते हैं। और इस टर्म को हम लफ्ज, इसके लिए एक स्पेशल लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायो अकमुलेशन। कि इनकी वक्त के गुजरने के साथ साथ इनकी जो है वो तादाद क्या होती जाती है, या अमाउंट क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। वजह क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है इज नॉट कैपेबल एनफ टू एक्सक्रीट देम आउट।
तो ये ज्यादातर कौन से हैवी मेटल्स हैं, उसमें आपका लेड आ गया, कॉपर आ गया, मरकरी आ गया, कैडमियम आ गया, आर्सेनिक आ गया। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये हमने इनके ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, इसको यहाँ पे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज हम कहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, एयर पोल्यूशन के अंदर। इनकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या क्या असरात होते हैं डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आप वहीं से उसको आप याद रख लें, क्योंकि सोर्स डिफरेंट हो गया है लेकिन बॉडी पे उसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। उसके बाद आ गया जी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो भी आपके वाटर सोर्सेस के अंदर आ सकते हैं। अब वो वहां कहाँ से आ सकते हैं, नॉर्मली देखें जो आपका ऐसे एरियाज जहाँ पे कोई क्या कहते हैं बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए हुए हैं, या फिर अभी आप देखते हैं कि जो जितनी आपकी हेल्थ इंडस्ट्री है उसके अंदर आपकी अगर एक्सरे ट्रीटमेंट होती है, या आपकी एक्सरे के अलावा सॉरी ये जो रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट होती है, कैंसर थेरापी जिसको कीम थेरापी रेडियोथेरापी बोलते हैं, उसके अंदर आपकी रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होता है। इस तरह जितना भी आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही होती है, यहाँ पे प्लांट्स को या सीड्स को इंजीनियर किया जाता है, नई नई वैरायटियां बनाई जाती हैं, तो वहां पे भी आपके रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां पे भी आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो उसके लिए बड़े सख्त इंतजाम किए जाते हैं, बट स्टिल वहां से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पोल्यूटेंट जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, लीच कर सकते हैं या उनका स्पिल हो सकता है। तो ये अगर स्पिल हो जाए इसका, तो ये आपको एक तो पहली बात है कैंसर काज करेंगे, जो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम को हमारे को वीक करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी काज करते हैं जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। इस तरह आपकी जो बोन्स वगैरह हैं या टीथ वगैरह हैं उसको बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं। फाइनली आपका आ गया जी थर्मल वाटर पोल्यूशन। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स का सहारा लिया है, क्योंकि समटाइम जो है स्टूडेंट्स को जो है वो थर्मल पोल्यूशन की समझ नहीं आती कि है क्या। होता क्या है कि जिस तरह को पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है, पॉइंट सोर्स आपको क्या बताया था कि एक ही जगह पे बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट के अंदर कोई पोल्यूटेंट अगर ऐड हो रहा हो पानी के अंदर तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट सोर्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये कोई थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट से मुराद है यहाँ पे कोई बिजली वगैरह पैदा हो रही है। तो थर्मल पावर प्लांट जितने भी होते हैं उनको ठंडा करने के लिए उनके अंदर पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ये बात याद रखें। जिस तरह फर्ज किया साहिवाल में इन्होंने कोल पावर प्लांट लगाया, तो वहां पे एक ये बहुत ज्यादा इशू आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि जो जमीनी पानी जो है एक तो वो कम होता जा रहा है जी, और दूसरा जी वहां का पानी जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि जी थर्मल पावर, क्योंकि वो जो थर्मल पावर प्लांट है वो बहुत ज्यादा पानी उसको रन करने के लिए चाहिए होता है। अच्छा, वो जब पानी लेगा वो लेगा तो ठंडा, कोल्ड वाटर, क्योंकि उसने अपने पावर प्लांट को कूल करना होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब जब ये पानी अंदर जाता है, इसको उसको ठंडा पानी चाहिए होता है। पानी जब अंदर जाता है उसको हीट अप करके उसकी वो स्टीम बनाते हैं, स्टीम से बिजली पैदा करते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, जब वो पानी बाहर निकालते हैं वो जितना भी ठंडा हो स्टिल उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, जैसा कि यहाँ पे देखें ये आपको रेड रेड यहाँ पे शो किया हुआ है। अब जो यहाँ से पानी आ रहा है अब ये गर्म है, तो ये जिधर जिधर पानी स्पिल हो रहा है उस एरिया का वाटर बॉडी का एवरेज टेम्परेचर बनिस्बत इस एरिया के क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। इसको हम बोलेंगे थर्मल पोल्यूशन। इस तरह जिस तरह फंस के इस एरिया की देख ले, यहाँ से भी कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगी हुई है और इधर से उस इंडस्ट्री से हॉट वाटर यहाँ पे आ रहा है, तो अब उसके इर्द गिर्द जहां जहां पे वो पानी मौजूद है उसको हीट मैप की शक्ल में यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा गर्म है, और ये फर्ज किया जो है इधर से क्योंकि पानी इधर को बह रहा है, ये ठंडा एरिया है, और ये इधर तक देखें उसका इफेक्ट फील हो रहा है। अब इस एरिया के अंदर किसी भी किस्म की अगर कोई एक्वेटिक लाइफ आएगी, फिश आएगी या कोई इस तरह की कोई चीज आएगी, या उनका कोई जायगोट वगैरह होगा, उनके एग्स होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो जो थर्मल एयर पोल्यूशन है, एक तो ये है कि डायरेक्टली हिट करती है, दूसरा ये है कि इसकी वजह से पानी के अंदर जो गैसेस का की डेजोल्यूशन है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आप पेप्सी या कोक ठंडी क्यों पीते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है चिल फार्म के अंदर। अच्छा, अगर उसको गर्म हो तो उसमें से ऑक्सीजन वगैरह सारी क्या आ जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस तरह जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन, पेप्सी में सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें पानी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से। फाइनली ये वाटर पोल्यूशन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी।
ये आपका कोर्स के अंदर वाटर पोल्यूशन के साथ ही एक छोटा सा एक टॉपिक है। एग्जामिनर से आप इस पे आपसे कोई 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी से मुराद क्या है, कि आप कैसे जज करेंगे कि आपका जो वाटर जो है वो पीने के काबिल है, कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहली तो बात है कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है शुड बी फ्री फ्रॉम कलर। मतलब आप देखें, जैसा नहरी पानी होता है वो बड़ा गंदा लगता है, टर्बिडिटी, उसके अंदर किसी भी किस्म का वो प्रेसिपिटेट वगैरह या सेडिमेंट्स वगैरह नजर नहीं आने चाहिए। उसके अंदर किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म के बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, और एस्थेटिकली दिखने में भी बड़ा आपको खूबसूरत लग रहा हो। ठीक है, पहली चीज होगी। उसके बाद है कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो आपका ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है वो पाकिस्तान के अंदर भी डे बाय डे रिड्यूस हो रही है। अबाउट 20% पॉपुलेशन जो है उसको सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी जो है उस तक एक्सेस हासिल है। 80% पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी तक किसी किस्म की एक्सेस हासिल नहीं है। ये वाइडली रिपोर्टेड एक फिगर है। अब इसके प्राइमरी काजेस क्या हैं, वो आपका सीवरेज है, फीकल। अच्छा, उसकी मैं एक आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। देहात के अंदर क्या होता है कि वो बड़े बड़े वेल्स, खुई, जिसको हम आम एक लोकल टर्म में कहते हैं खूह या खुई बोलते हैं, जहाँ पे नालियां नहीं होती देहात के अंदर, तो वो अपने लेट्रिन्स वगैरह का वेस्ट डालने के लिए गहरी खुई या वेल्स खोदते हैं। अब उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो अपना तमाम जो लेट्रिन्स का या घर का जो सीवेज है उसमें डालते जाते हैं। एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि वो जो वेल्स होते हैं वो इतने डीप उन्होंने उनकी की होती है खुदाई के, वो जाके आपके ग्राउंड वाटर के साथ पानी मिक्स हो रहा होता है आपका जो ड्रेनेज का या सीवेज का या जो घर का जो आपका वेस्ट वाटर है, तो वो आपका ऑब्वियसली पानी को जो है वो पोल्यूट कर रहा होता है। सेकेंडरी जो पोल्यूशन सोर्सेज हैं उसमें आपके टॉक्सिक केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स, पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये पूरा हम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पेपर में कहीं पे आ जाए तो स्टैंडर्ड से क्या मुराद है। स्टैंडर्ड से मुराद कुछ पैरामीटर्स हैं कि पानी जो है, जो पीने वाला पानी है, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मतलब उसमें से पानी में से प्योर वाटर में से बिजली नहीं गुजर सकती, लेकिन पानी जो हमेशा उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स लाजमी होते हैं। प्योर वाटर से मुराद है कि उसमें किसी किस्म का मिनरल्स ना हो। ठीक है, और इसीलिए याद रखें जो पीने वाला पानी, इसको मिनरल वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सर्टन अमाउंट ऑफ मिनरल्स का होना जरूरी होता है। ठीक है, इस तरह उसमें टोटल सॉलिड्स कितने हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं, और फिर सॉलिड्स के भी आगे सोडियम पोटाशियम कितना है, इसकी बकायदा मिकदार दी होती है। अच्छा, इंटरनेशनली WHO के स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, इसमें आपने याद रखें। लेकिन ये जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ये बाइंडिंग नहीं है। ये हर कंट्री की आगे उसकी अपनी क्या कहते हैं मर्जी है कि वो इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना चाहे तो कर ले। कुछ कंट्रीज WHO स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर लेते हैं, और कुछ कंट्री अपने एरिया की या लोकल जो वहाँ का वाटर होता है उसकी जो कह लें कि कंपोजिशन के मुताबिक और लोगों की जरूरत जो है वो फिजिकल या बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है या बॉडी की जो नीड्स होती हैं उसके मुताबिक वो उनको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट की अगर हम पीएच की बात करें तो अब पाकिस्तान के जो है वो गाइडलाइंस क्या है, तो ये आपके पाकिस्तान के हाईएस्ट आपकी डिजायर्ड लेवल बताया हुआ है HDL, हाईएस्ट डिजायर लेवल कितना हो सकता है, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी हो सकती है, और WHO स्टैंडर्ड बताया हुआ है। अच्छा जी, आप पीएच की बात करते हैं तो बताया हुआ जी 6.5 टू मैक्सिमम 9.2 तक उसकी पीएच हो सकती है। इस तरह इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का आगे यूनिट भी बताया हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह टोटल सॉलिड्स के मतलब भी मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, टोटल सॉलिड मिलीग्राम पर लीटर 1000 दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे देखें WHO वालों ने 995 दिए हुए हैं। अच्छा, इन सब को आपको याद नहीं करना, आप एक दो कोई इसमें से पैरामीटर याद रख लें। लेकिन ये अगर आप इनमें से कोई 15 के करीब है ना, ये देखें, तो इनमें से कोई 5-4 फिगर्स या कोई आप याद रख लें कि जी जब हम वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी पीएच कितनी है, उसमें टोटल सॉलिड्स कितने हैं, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कितनी है, डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं, हार्डनेस कितनी है। ठीक है, उसमें सोडियम पोटाशियम कितना है या आर्सेनिक कितनी है। तो इन चीज़ों की बुनियाद पे हम वाटर क्वालिटी को क्या करते हैं, जज करते हैं। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। ये अब याद रखें कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लाइमेट इशू भी है, एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है। तो इस पे क्वेश्चन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके जनरल साइंस एबिलिटी के, और अदर देन दैट आपको कहीं पे ये
ऐसे के अंदर या किसी और जगह पे भी इसके मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम बैक। जो अभी वालेकुम तक अस्सलाम लेक्चर सर। पर वसलाम, इसमें से कुछ चीज पहले पूछनी है तो बता दें। इसकी स्पीड ज्यादा है। क्या चीज? स्पीड यार ये स्पीड जो है असल में यहाँ पे नेक्स्ट चले हम कोशिश करेंगे। नॉर्मली तो मैं वैसे इस टॉपिक को स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके ही इसको पढ़ाता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसका ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हैव एन आइडिया। लेकिन इसको भी आपने देखा होगा कि आम एक जो बच्चा जिस तरह से पढ़ता है उसका एक अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, और हमने इसको जिस तरह से अभी यहाँ पे किया है तो उसका जो है वो बड़ा इसको मैंने टेक्निकली उसको करने की कोशिश की है। तो आपकी जो है वो अ, किस टर्मिनोलॉजी का जो यूजेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साइमा ने पूछा है सर ड्रेनेज बता दें और लीचिंग बता दें। ड्रेनेज तो देखें जो आपका घरों से शहरों से पानी ड्रेन करता है ना, नालियों शालियों का ड्रेनेज सिस्टम नालियों को बोलते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिंपली। ये बात तो ड्रेनेज की हो गई। उसके बाद आपका आ गया कि जो आपका लीचिंग है, लीचिंग क्या होता है कि पानी जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड में अब्जॉर्ब होके ग्राउंड वाटर के अंदर शामिल हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लीचिंग। डाउनवर्ड वाटर की जो मूवमेंट होती है। या इट इज बिट फास्ट, या मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्लाइड्स इसकी शेयर कर दूंगा। ठीक है, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, नो इशू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? सर वीडियोस की शेयर नहीं कर। वीडियो आपको ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है इनका लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो जो है उसको सर लॉगिंग ऑपरेशन और अलचाई वाला सर पॉइंट समझ नहीं है सर, नेट कमजोर था। कौन सा लॉगिंग ऑपरेशन और अलचाई वाला फर्टिलाइजर। अच्छा, लॉगिंग ऑपरेशन से मुराद है कि जब आप दरख्त वगैरह काटते हैं तो दैट इज कॉल्ड लॉगिंग। लकड़ी काटने को जब आप दरख्त काट रहे हैं तो उस वजह से भी उस इलाके की काफी उसमें पोल्यूशन होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो अलजाई वाला वो था, वो ये था कि जब फर्टिलाइजर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, मतलब कोई तालाब है, ठीक है, कोई लेक है, ठीक है, उसमें अगर नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम ये खादों के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है, डीएपी में फास्फोरस होती है, अगर इस वाटर बॉडी के अंदर इन एलिमेंट्स की मिकदार बढ़ जाए तो उसको हम उसके अंदर वहाँ पे एलजी, ये एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको एग्जैक्टली साइंस में प्लांट नहीं कहते बट इट इज प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम फिर एल्गल ब्लूम बोलते हैं, और जिसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन का मसला होता है। यूट्रॉफिकेशन क्या होती है कि जब वो एल्गी जो एल्गा है या जो एलजी है उसकी जब डीकम्पोजिशन होती है तो वो पानी में से जो वाटर है, सॉरी ऑक्सीजन जो है उसकी कमी काज कर देता है। तो जो ऑक्सीजन की कमी काज होती है तो दैट इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। साइमन ने कहा है कि पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन के एग्जांपल बता दें तो कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट कहीं पे भी सनत लगी हुई है तो वो देखें घरों से तो थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन का पानी जा रहा होता है, तो कहीं पे अगर इंडस्ट्री है तो उसका तो इतने बड़े बड़े पाइप होंगे तो वो बहुत ज्यादा मिकदार में वहां पे पोल्यूटेड वाटर डाल रहे होंगे, तो दैट वुड बी कॉल्ड पॉइंट सोर्स, कि एक ही पॉइंट पे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड वाटर ऐड हो रहा है। बायो कम्युलेशन क्या होती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बायो कम्युलेशन मैं इस तरह से आपको बताता हूँ कि देखें आप समंदर के पानी के अंदर या दरियाई पानी के अंदर कुछ हैवी मेटल्स आ गए, एग्जांपल ले लेते हैं हम मरकरी की या आर्सेनिक की। उस पानी के अंदर जो रहने वाले जानवर हैं, झींगे छींगे ये वो उनकी बॉडी का हिस्सा बन गई। ये जो तमाम जानवर हैं इनकी अंदर सलाहियत नहीं है कि ये जो आर्सेनिक है या मरकरी है इसको वो ब्रेक करके खारिज कर सकें। होता क्या है, वो उनकी बॉडी के अंदर कम्युलेट हो जाता है। अच्छा, उन झींगों शींगों को या इस तरह की चीज़ों को मछली ने खाया तो वो मछली की बॉडी के अंदर अकमुलेट हो गए, मछली ने को हमने खाया
तो वो हमारी बॉडी के अंदर अकमुलेट हो गए। हमारी बॉडी के अंदर भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि उसको हम क्या कर सकें, एक्सक्रीट या टॉक्सीफाई कर सकें। तो जैसे जैसे हायर द फूड चेन क्या है, छोटे पौधे को झींगो चींगो ने खाया, झींगो को मछली ने खाया, मछली को इंसान ने खाया, तो ये फूड चेन बनती है। एज यू गो हायर द फूड चेन, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं उनकी अकोमुलेशन बढ़ती जाती है, तो दैट इज कॉल्ड बायो अकोमुलेशन। अल्कलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं? दो तरह के केमिकली कंपाउंड्स को, कई तरीके हैं केमिकल कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के। केमिकल कंपाउंड्स को नार्मली एक तरीका कार है तजाब और असास। तजाब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, गंधक का तजाब और बला। इसका उलट होते हैं जो, वो कहलाते हैं असास। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा वगैरह जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं? अल्कलाइन मटीरियल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन? चलें, मैं अभी, वैसे तो टाइम हो गया काफ़ी, बट एक आध और करते हैं टॉपिक। मैं देख लूँ कितना का टाइम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाले का। मुझे ज़रा टाइप चेक करने दें। एयर पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर, वाटर। एयर पोल्यूशन भी लंबा हो जाएगा। अच्छा, जूम, एसिड रेन, प्रोटोकॉल, एटमॉस्फेयर, वाटर पोल्यूशन, वाटर साइकिल। अच्छा जी, अभी दो तीन ना छोटे छोटे टॉपिक करते हैं। व्हाट वी गोना डू इज के हम करेंगे वाटर साइकिल, वाटर साइकिल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Now we're gonna discuss the hydrosphere and hydrologic cycle, or we simply call वाटर साइकिल। हाइड्रोस्फीयर, जिस तरह के मैंने अभी पिछले टॉपिक के अंदर आपको डिस्कस किया था कि अर्थ के इर्द गिर्द जहां जहां तक भी पानी अवेलेबल है, जिस जिस जगह पे पानी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ, which is in the form of streams, or whether it is in the form of water vapors in the air, or it is present in the एक मिनट है जरा। सर आपका नेट भी वीक है, आपका नेट का इशू है सर। एक मिनट, नेट का इशू तो होगा, लेकिन एक मिनट है। शेयर नहीं, ये वाली नहीं है। स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, और ये आ गया। अभी वीडियो शो हो रही? नो सर, हो रही है अभी वीडियो शो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हो रही। नो सर नहीं हो रही। एक मिनट यार, क्या? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Now we're gonna discuss the hydrosphere and hydrologic cycle. सर खबरें चला रही। What happened? हाँ हाँ, तो शेयर, वीडियो की स्क्रीन ही शेयर कर रहा हूँ। तो अच्छा, एक मिनट यारो, आप फर्स्ट किया। मैं न्यू शेयर करता हूँ, ये ले। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी आ रहा है? चलो, मेरे ख्याल में इसको फिर क्विट करते हैं। वैसे भी इसका, एक मिनट यारो, आई एम लीविंग दिस। मैं लीव करूँगा तो दोबारा वापस आ जाऊँगा ना?
Where is the desktop? तो इसको भी स्टॉप शेयर करके नो शेयर स्क्रीन, ये आ गया, ये आ गया, स्टॉप आ गया। अभी साउंड आ रही है वीडियो? अभी वीडियो आ गई? चलें, ठीक हो गया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Now we're gonna discuss the hydrosphere and hydrologic cycle, or we simply call वाटर साइकिल। हाइड्रोस्फीयर, जिस तरह के मैंने अभी पिछले टॉपिक के अंदर आपको डिस्कस किया था कि अर्थ के इर्द गिर्द जहां जहां तक भी पानी अवेलेबल है, जिस जिस जगह पे पानी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, वेदर इट इज in the form of ocean or whether it is in the form of streams, or whether it is in the form of water vapors in the air, or it is present in the ground water or within the earth has a ground water, या ये even frozen form के अंदर भी मौजूद है on the mountain tops or in the glaciers। जो आपका फ्रोजन वाटर है, बल्कि उसके लिए तो एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है क्रायोस्फीयर का। ये इस तरह की जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि ये आपसे कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। नाउ कम्स टू द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जब हम वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अर्थ पे जितना भी पानी है 97% कॉन्स्टिट्यूट्स द मैरीन वाटर। उसमें से जो 97% पानी है टोटल जो अर्थ पे अवेलेबल है, वो 97% जो है वो ओशंस के अंदर ही मौजूद है। बाकी जो 3% है वो सिर्फ आपका फ्रेश वाटर है। तो जो ओशनिक वाटर है दैट इज नॉर्मली कॉल्ड मैरीन वाटर। वो ऑब्वियसली आपको पता है ड्रिंकेबल नहीं होता, दो कि उसको थ्रू ट्रीटमेंट जो है डिसैलिनेशन के जरिए उसको ड्रिंकेबल बनाया जा सकता है। जो आपका फ्रेश वाटर है जो 3% है, अगर उसको देखा जाए तो उसका भी जो आपका 69% है वो ऑलमोस्ट फ्रोजन फॉर्म के अंदर, लाइक वो ग्लेशियर्स की शक्ल में या स्नो की शक्ल में डिफरेंट जगह पे मौजूद है। एंड हार्डली 30% जो है वो आपका ग्राउंड वाटर जो है उसकी शक्ल में मौजूद है। फिर ये जो आपको बड़े बड़े दरिया और जो स्ट्रीम जो नजर आती हैं, ये जो आपका फ्रेश वाटर है ये उसका हार्डली 1% जो है ये फॉर्म करते हैं। तो ये ग्लोबल वाटर की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपका पानी जो है वो किन किन जगहों पे मौजूद है। इसके बाद ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन के अलावा एग्जामिनर जो आपसे एक मेजर क्वेश्चन पूछ सकता है दैट इज हाइड्रोलॉजिक साइकिल, या जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है ये आपको शो करता है कि किस तरह से जो वाटर है इसकी ओवरऑल क्वांटिटी तो पूरे सिस्टम के अंदर सेम रहती है, लेकिन वाटर जो है वो पूरे सिस्टम के अंदर एक जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट। लाइक अगर पानी जो है वो समुद्र के अंदर मौजूद है तो वो भाप बनकर वेपोरेट होकर वो उसकी क्लाउड फॉर्मेशन होती है। वो जो क्लाउड्स है फिर उसकी वो बारिश बरसाते हैं। वो बारिश जो है वो दोबारा पहाड़ों में नदी नालों में गिरती है और वो दोबारा से फिर उस पानी के अंदर शामिल होती है। ये जो पूरे का पूरा साइकिल है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं। इसको अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। ये एक साइकिल है, वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम एनीवेयर। आपको एग्जामिनर जब क्वेश्चन जब पूछता है तो आप किसी भी जगह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई आगाज या एंड नहीं है। It runs in a cycle. For the ease, I will start from the evaporation process. What is the evaporation process? The evaporation is called the escape of water molecules from the surface of the water, like from the oceans, from the rivers, or from even the water vapors that are present in the atmosphere as well. तो पानी चाहे वो बुखारात की शक्ल में ऑलरेडी भी मौजूद है तो उसका फर्दर एवेपोरेट होकर उसके जो है वो एयर के अंदर चले जाना, लाइक अगर वो छोटे छोटे जर्रों की शक्ल में पौधों के ऊपर मौजूद है, या पानी जो है वो आपका दरख्त अपना समुद्र के अंदर मौजूद है या दरियाओं के अंदर मौजूद है या स्नो की शक्ल में मौजूद है, तो वो अगर वो एवेपोरेट होकर छोटे छोटे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एयर में चला जाता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। पौधों के अंदर से भी एवेपोरेशन हो रही होती है, प्लांट्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट। तो प्लांट, ट्रीज एंड क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट से जब एवेपोरेशन हो रही होती है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपिरेशन से मुराद है कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो वहां से पत्तों से पानी जो है वो आपका
रिलीज हो रहा होता है या स्केप हो रहा होता है, तो वो भी आपका एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, एयर के अंदर चला जाता है। ये जो वाटर वेपर्स हैं ये आपस में अगेन रीजॉइन कर जाते हैं, और ये रीजॉइन करके तो ये बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और वो मिलकर फिर क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो वाटर वेपर्स का दोबारा आपस में मिलकर क्लाउड फॉर्मेशन करना है या बड़े ड्रॉपलेट्स बनाना है, दैट प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद आपकी जब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, क्लाउड्स की वेरियस काइंड्स होती हैं या टाइप्स होती हैं, जो कि हमारे इस टॉपिक का ऐसा नहीं है, पर ये जो क्लाउड्स हैं दे ट्रेवल ओवर टाइम टू डिफरेंट एरियाज, वो डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल करते हैं। जब उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दे कांट विथस्टैंड देयर वेट, तो वो जो क्लाउड है वो रेन की शक्ल में या स्नो की शक्ल में या हेल की शक्ल में वो पानी जो है वो जमीन पे बरसना शुरू हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो पहला प्रोसेस या पहला स्टेप मैंने आपको बताया वेपोरेशन। वेपोरेशन की ही तरह का एक और प्रोसेस है जिसको मैंने बताया ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों इनको हम पहले स्टेप के अंदर ही क्लब करेंगे। द सेकंड स्टेप इज कंडेंसेशन, जहां पे जो है वो वेपर्स मिलकर कंडेंस होकर फिर आपके जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। क्लाउड जो है वो जाकर जब बरसते हैं तो द नेक्स्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, स्लीट और फॉग। किसी भी फॉर्म में आपका जो पानी जब जमीन पे आएगा तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। जब ये प्रेसिपिटेशन होती है तो जो स्नो है वो तो ऑब्वियसली वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगी, लेकिन अगर वो बारिश की शक्ल में आ रहा है तो पानी अर्थ की सरफेस पे फ्लो करता है। रन ऑफ उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। वो जो रन ऑफ है वो पानी जाके नदी नालों के अंदर गिरता है, और वो जो नदी नाले हैं या जो रिवर्स हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम जो है वो रिवर्स फॉर्म करती हैं, एंड दैट रिवर्स अगेन गो इनटू द ओशन। लाइक अगर आप इंडस रिवर की एग्जांपल ले लेते हैं, इंडस रिवर को कई नदी नाले जो हैं वो फीड इन कर रहे हैं। इवन जो आपके बड़े दरिया हैं सारे के सारे, सतलुज और जो झेलम है या चनाब है, वो भी सारे के सारे आके इंडस में मिल जाते हैं, और इंडस आपका जो है वो फाइनली गिरता है जाके आपका ओशन के अंदर, जो आपका इंडियन ओशन है। तो ये एक रन ऑफ कहलाता है। सारे का सारा पानी रन ऑफ नहीं करता, बहुत सारा पानी जो जमीन के अंदर अब्जॉर्ब भी हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, जो ग्राउंड वाटर को जाकर रिचार्ज करता है। लेकिन ग्राउंड वाटर भी अल्टीमेटली जो है वो जाके आपके ओशंस को फीड कर रहा होता है या ओशंस के अंदर साथ मिल जाता है। तो अल्टीमेटली जहां से हमने स्टार्ट किया था, एवेपोरेशन जो है वो मेजर आपकी ओशन से हो रही होती है। तो पानी पूरा साइकिल कंप्लीट करके अगेन आपका दोबारा से उसी स्टेज पे फिर आ चुका है। अब ये जो वाटर साइकिल है इसका पर्पस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? एक तो वेरी सिंपल है कि अगर आपका ये वाटर साइकिल ना चले तो लाइक अगर आप ग्राउंड वाटर में से पानी आप निकालते रहेंगे तो अगर बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज नहीं होगा। तो ये जो साइकिल है इसका चलना जरूरी है ताकि पानी जो है वो तमाम जो लैंड एरियाज हैं उनको मिल सके। अगर बारिश नहीं होगी तो आपकी ग्रीनरी या फॉरेस्ट ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप बारिश नहीं होगी आपकी तो जितनी भी लाइफ है वो बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो एक तो यह है कि जो वाटर साइकिल है ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें पानी तक रसाई पहुंचाता है, और जिसके ऊपर लाइफ का बहुत बड़ा दारोमदार है। दूसरा, ये टेम्परेचर को भी बैलेंस करने के लिए या मॉडरेट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। जहां पे आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। जैसे ही वेपोरेशन रेट बढ़ेगा तो आपका जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगी और उससे रेनफॉल होगी। जब रेनफॉल होगी तो टेम्परेचर फिर आपका मॉडरेट हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी, ओवरऑल अर्थ के एनर्जी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी ये जो साइकिल है ये रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से कहीं पे भी जो है वो एक लिमिट से ज्यादा है जो है वो हीट या एनर्जी जो है वो परसिस्ट नहीं करती और आपकी जो लाइफ है वहां पे कंटिन्यू कर सकती है। इस टॉपिक को एक आप याद रखें कि अभी अगर ये क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछ लेता है तो आपने डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है। कोई भी सिंपल सी डायग्राम जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप ले लें, बुक में से जो बनी हुई है वो ड्रॉ कर लें, या इंटरनेट से कोई भी सिंपल डायग्राम जो है वो आप ले लें और उसकी आप प्रैक्टिस करें कि आपने इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। सिंपल आपने माउंटेन बनानी है, फिर एक आपने फ्लैट सी को सरफेस बना के ओशन बना देना है और वहां से आपने ड्रॉपलेट शो करने हैं जो एवेपोरेशन शो कर रहे होंगे। इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट 1 मिनट टास्क। तो डायग्राम को सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है और इसमें याद रखें जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस का आपने लिखना है और इसकी छोटी छोटी हेडिंग्स लाजमी बनानी है। लाइक एवेपोरेशन की आपने हेडिंग बनानी है, इस तरह आपने
कंडेंसेशन की हेडिंग बनानी है, सिमिलरली आपने प्रेसिपिटेशन की, रन ऑफ की और इनफिल्ट्रेशन की आपने हेडिंग बनानी है। भले उसमें आप एक एक दो लाइनें ही क्यों ना लिख रहे हो, सिर्फ उसको डिफाइन ही क्यों ना कर रहे हो कि वेपोरेशन क्या होती है, ट्रांसपिरेशन क्या होती है, तो आप इतना डेफिनेशन से ही आपका एक जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू। अच्छा जी, आई एम बैक। कोई क्वेश्चन? तो सर काइंडली ये पिक्स वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ये जो है ना आपने सारी इसकी जो भी इस वीडियो में थी। ठीक है सर वहाँ पर क्या है सर, इन्फिल्ट्रेशन सर जो आप ग्राउंड ग्लैड वाटर चेक को रिचार्ज करता है और क्या चीज? ग्राउंड वाटर जो ओशन को रिचार्ज करता है, सर ये कैसे हो सकता है? क्या क्या दोबारा बोले? सर इन्फिल्ट्रेशन जो है सर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है सर, एवेपोरेशन तो थोड़ी ग्राउंड ग्राउंड वाटर। वाटर नहीं, नो क्या क्या? इन्फिल्ट्रेशन सर, हाँ इन्फिल्ट्रेशन हाँ ठीक ग्राउंड है। वाटर को रिचार्ज करता है, तो ग्राउंड वाटर कैसे ओशियन को रिचार्ज करेगा सर? ये आपने बताया था सर, समझ ग्राउंड नहीं वाटर जो आया। है वो भी अल्टीमेटली देखें, जितना भी वाटर बॉडी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो ओशन ही है। तो ये तमाम जो छोटे छोटे वाटर सोर्सेज हैं, या तो वो देखें वहीं पे यूटिलाइज हो जाते हैं, या दे अल्टीमेटली गो एंड मीट द ओशन और फेल इन द ओशन, जिसको आप फेल बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, जो समंदर में जाके दरिया गिरते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं अल्टीमेटली, चाहे कोई दरिया है, नदी नाला है, ठीक है, तो ये सारे के सारे वहीं पे जाके गिरते गिरते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि वो उसको जाके मिल रहे होते हैं। क्रायोस्फीयर, मैं स्पेलिंग लिख के भेज रहा हूँ, जो आपने स्पेलिंग लिखे हैं वो नहीं है, जो मैं लिख के भेज रहा हूँ क्रायोस्फीयर। ठीक है, तो इसके स्पेलिंग डिफरेंट है। ठीक है, क्रायो सी से लिखना है, CRYO। क्रायोस्फीयर से मुराद है जो फ्रोजन फॉर्म के अंदर वाटर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड क्रायोस्फीयर। ठीक हो गया? अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? व्हाट इज द स्लीट इन प्रेसिपिटेशन? अच्छा, स्लीट क्या होती है? बहुत बारीक बारीक, मतलब वो क्या कह लें, पानी ऐसा कि ना तो वो बर्फ है और ना पानी है, उसको हम स्लीट कह देते हैं। जिस तरह कच्ची बर्फ नहीं जिसको बोलते हैं, जब बर्फ जो है पानी जब बर्फ में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसको हम स्लीट कह देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। स्नो भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, रेन भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, हेल जिसको ज़ालाबारी बोलते हैं वो भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, फॉग एंड स्लीट ये भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ठीक हो गया? यस, गुड इसको गुड। सर कैसे याद करें? याद कैसे करना है ये तो आपका काम है, मेरा काम तो समझाना है। ठीक है सर। याद कैसे करें? डायग्राम बनाएं। ठीक है, डायग्राम बनाएं, इन टर्म्स को लिख के देखें, लिख के ड्रॉ करें। ये डायग्राम मैं आपको 30 सेकंड में, मिनट में डायग्राम शो करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें। जब आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये क्वेश्चन आपके खुद ब खुद ही तैयार होते रहेंगे। ठीक है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है यहाँ पे, तो वैसे कुछ अपलोड पे तो नहीं लगाया होगा यार? ये वीडियो शीडियो ना चलाएं कोई, अगर चला रहे हैं आप लोग तो। नहीं वो ठीक है, कुछ चीज़ वो असल में वो भी नेट पे लगे हुए ना उधर। ठीक है ना, तो कोई और चीज़ ना चलाएं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं एक छोटा सा एक दो टॉपिक और कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद एक दो टॉपिक करते हैं। कौन सा करें? एटमॉस्फेयर पोल्यूशन तो बहुत लंबा हो जाएगा। एबल सर नहीं करेंगे आज? हैं, एबिलिटी करते हैं, उसमें दो टॉपिक हैं, छोटे छोटे पेपर करवाना है। अब मैं आज सिर्फ परसेंटेज का टॉपिक करवाना चाहता हूँ, नया टॉपिक नहीं कोई करवाना चाह रहा, परसेंटेज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, एसिड रेन और जोन डिप्लेशन, ये करते हैं, उसके बाद एबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ये 5-5, 6-6 मिनट के टॉपिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं एसिड रेन के मुतालिक। तेज़ाबी बारिश मतलब क्या है? इसमें तेज़ाब की बारिश हो रही होती है। वीडियो शो नहीं हो रही। जी हाँ, एसिड रेन जो क्या है मसला है? वीडियो उसमें में क्यों नहीं वीडियो शो होती है, उसकी पीएच जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। अच्छा,
multiple person share simultaneously, one person can share simultaneously. अच्छा जी, ये आ गया, ये आ गया। आमिर शहजादे, अभी बताओ वीडियो शेयर हो रही है? अभी नहीं नो हुई सर शेयर? What's the problem with it? स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप। अच्छा, अब स्टॉप हुई है, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पे जाता हूँ, अभी देखता हूँ। अब हो रही सी शेयर स्क्रीन मेरी? अभी अब आ गया। वीडियो प्ले हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं एसिड रेन के मुतालिक। तेज़ाबी बारिश मतलब क्या है, इसमें तेज़ाब की बारिश हो रही होती है। जी हाँ, एसिड रेन जो है उसमें जो रेन है उसकी पीएच जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। मैं हूँ आपका टीचर मियां शफीक और आप पढ़ रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। एसिड रेन में क्या होता है कि सर्टन केमिकल कंपाउंड जो हैं उसकी रेन के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है। उसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन बोल देते हैं। एक ये आपको जनरल में आपको बता रहा हूँ। अभी ये प्रोसेस होता किस तरह से है, एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो हैं वो एयर के अंदर रिलीज हो रहे हैं, जिनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये जब एयर में जाते हैं तो ये वाटर वेपर से मिलकर एयर में जो वाटर मौजूद है उससे मिलकर ये एसिड्स बना देते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बनिक एसिड बना देगी, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड बना देगी। इस तरह जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बना देगी। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जिनमें एसिड्स का मैंने ये जो नाम लिया है ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अब ये वाले जो एसिड्स हैं ये एयर के अंदर ड्राई फॉर्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। जब ये ड्राई फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्राई डेपोजिशन। तो यहाँ से आपको ये मैंने बताना था कि एसिड रेन डजंट मीन कि इट इज एसिडिक रेन ओनली। Acid rain is actually in two forms. One is called dry deposition and the other is called wet deposition. In dry deposition, acidic particles are actually available in the air, or they are floating or traveling in the air, and when they touch a certain body or object, they obviously cause damage to that organ or body or object or plant or animal. वो बिल्डिंग्स हो सकती हैं, वो पौधे हो सकते हैं, वो इंसान हो सकता है, वो जानवर हो सकते हैं। जब वो ड्राई फॉर्म के अंदर एसिड्स जो हैं वो एयर के अंदर मौजूद हैं, सस्पेंडेड हैं, तो जब वो किसी भी बॉडी को टच करते हैं तो वो उसको डैमेज काज करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है या कंजस्टेड है, जिस तरह के बड़े शहरों में होता है, तो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो व्हेन यू ट्रैवल, अगर आप गाड़ी के अंदर ट्रैवल नहीं कर रहे और वैसे बाइक पे या ट्रैवल कर रहे हैं, तो एयर जब आपकी स्किन को टच करती है तो आपको एक बर्निंग फील एक आती है, क्योंकि एयर के अंदर वो जो मौजूद एसिड्स होते हैं वो आपकी स्किन को जो है वो बर्न कर रहे होते हैं। तो वो आपकी होगी ड्राई डेपोजिशन। वो इस तरह पेंट्स को, बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर रही होती है। वेट डेपोजिशन क्या है कि जब वही जो एयर में एसिड्स मौजूद है तो जब बारिश होती है तो वो बारिश के साथ डिज़ाल्व होकर ज़मीन पे आना शुरू हो जाते हैं। वो स्नोफॉल के साथ भी आ सकते हैं, वो हेल के साथ भी आ सकते हैं, वो फॉग के साथ भी आ सकते हैं। एनी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट ब्रिंग्स देम डाउन वुड बी कॉल्ड एसिड रेन। इट डजंट मीन कि ये सिर्फ रेन ही होगी, प्रेसिपिटेशन की कोई फॉर्म भी हो सकती है। वो फॉग, हेल और स्लीट और रेन, स्नोफॉल, उसकी शक्ल में भी अगर वो आएंगे तो तभी हम उसको एसिड रेन बोलेंगे। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो एसिडिक केमिकल्स हैं वो तो एवरीवेयर प्रेजेंट हैं, तो क्या हर रेन जो है उसको हम एसिडिक रेन बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट ने
एक क्राइटेरिया रख दिया है पीएच स्केल। पीएच स्केल एक स्केल होता है जिस पे हम किसी भी केमिकल कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिडिटी जो है वो मेजर करते हैं। ये 1 to 14 स्केल होता है जिसमें 7 न्यूट्रल होता है। 7 से लेस जितनी पीएच होगी वो एसिडिक कहलाएगा। 7 से जितनी कोई चीज़ की पीएच ज़्यादा होगी वो अल्कलाइन या बेसिक कहलाएगा। तो अगर कोई रेंज जो है इफ़ इट इज़ लेस देन 5.6 से क्या हो, लेस रेनफॉल, लेस पीएच वाली रेन हो, तो दैट रेन वुड बी टर्म्ड एज एसिडिक रेन। ये बात क्लियर होगी। इसकी वजूहात मैंने आपको शुरू में बता दी कि एयर पोल्यूशन इसकी वजह है मेन, और 3 मेन गैसेस मैंने आपको बताई थी। आपने काइंडली इन्हीं पे स्टिक रहना है, फर्दर फ्लोरोकार्बन या इस तरह की चीज़ों का तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फ़र ऑक्साइड्स या सल्फ़र डाइऑक्साइड सिंपली आप कह दें। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको कंट्रोल करने का तरीक़ाकार सिंपली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जो भी स्ट्रेटजी हैं वो आपने अप्लाई करनी है। लाइक आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और पर्सनल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम करना है। आपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो स्मोक एमिशन है उसको कंट्रोल करना है। वहाँ पे जो है वो ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने हैं कि कम से कम स्मोक प्रोड्यूस हो। तो ऑल दोज मेथड्स दैट रिड्यूस द एयर पोल्यूशन वो आपने वहाँ पे लिख देने हैं अगर एग्जामिनर से आपसे पूछे कि ऐसा इनको कंट्रोल कैसे करना है। और इसके इम्पैक्ट्स के अंदर जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये बिल्डिंग्स को इम्पैक्ट करती है, बिल्डिंग का पेंट और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करती है, ये ह्यूमन स्किन को डैमेज करती है, ये एनिमल स्किन को डैमेज करती है, ये इवन प्लांट का जो स्किन है उसको भी डैमेज करती है और प्लांट के लीव्स के अंदर बाकायदा होल पैदा कर देती है। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रेन हो तो इवन प्लांट की जो सारी ब्रांचेस हैं उसको ये जला देती है, बर्न कर देती है। उसके बाद जो पॉन्ड्स या स्ट्रीम्स के अंदर वाटर होता है, जो रनिंग वाटर है या जो लेक्स के अंदर वाटर है, अगर वहाँ पे एसिडिक रेन हो तो ये वाटर को एसिडिक कर देती है। जब वाटर एसिडिक हो जाएगा तो उसके अंदर जितनी भी फ्रेश वाटर लाइफ मौजूद है उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो वाटर बॉडीज़ हैं ये उसके अंदर जो मौजूद लाइफ है उसको भी डैमेज करती है। तो देयर आर लॉट डेंजर्स एसोसिएटेड विद एसिड रेन। हमें इसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्रूडेंटली इसके लिए बिहेव करना है और हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, आ जाएं वापस। साइंस के लिए इतना ही काफ़ी, अभी फिर एबिलिटी करेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता दें काइंडली। अरे कार्बन डाइऑक्साइड से एसिड कैसे बनता है सर, ये समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से जो एसिड सल्फर ऑक्साइड। मैं ये केमिकल इक्वेशंस आपको व्हाइट बोर्ड, वर्चुअल व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। वर्चुअल व्हाइट बोर्ड पे मैं ये इक्वेशन लिखने लगा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जब मिलता है तो इट फॉर्म्स कार्बनिक एसिड H2CO3। जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है तो इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड H2SO4। ये आपने इमेजेस में लिखे हुए भी देखे होंगे, ठीक है। इसी तरह जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मैं अभी O2 ही लिखा जा रहा हूँ, X नहीं लिख रहा, इसके साथ जब वाटर मिलता है तो इट फॉर्म्स HNO3। ये इक्वेशन आप अगर पेपर में इस क्वेश्चन के साथ लिखते हैं तो आपके मार्क्स 100% श्योर हैं, तो आपको पूरे नंबर देगा। साथ में याद रखें, मैं बार बार कहता हूँ डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है। यू नीड टू डू प्रैक्टिस, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं? ये अक्सर जो होते हैं ना गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है, इनके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि इन गैसेस को वो ब्रेक डाउन कर देते हैं लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर, या फिर क्या कर लेते हैं कि वो इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स कहलाते हैं, ताकि ये गैसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर शामिल ना हो। ये गुलरेज ने क्वेश्चन किया है, उसका जवाब है। Now coming to the एसिडिक रेन की ह्यूमंस पे क्या इम्प्लीकेशन है, मतलब ये नुकसानदेह होती है? जारी बात है, देखें तेजाब है, अगर खुदा माफ करे आप तेजाब, कोई भी एसिड है, आप नाइट्रिक एसिड के अंदर उंगली अगर डालेंगे तो आपकी हड्डी शायद वापस आए, गोश्त सारा गल जाएगा, ठीक है।
तो लेकिन एसएल इसकी इंटेंसिटी तो वो नहीं होती ना, इसकी मतलब इंटेंसिटी और इतना विस्कस नहीं होती ये। यानी विस्कस नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल है यानी वो 5.6 से लेस है। इसका मतलब है इट कैन बी 5 और 4, ठीक है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 2-3 लेवल का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 1 तो हाईएस्ट एसिड होगा, ठीक है। तो 5-4 लेवल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। इसको मतलब सर ऐसा ना जब हम्म, सर जी जब जी अर्बन में, रूरल में जब बारिश होती है तो छोटे छोटे बच्चे है ना, वो रेन का जो है ना वो पानी पीते हैं, उसको तो कुछ नहीं होता है। नहीं उसमें देखें वो हम तो बहुत इम्यून हो चुके हैं, हमें तो कोरोना ने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। तो उसकी 2-3 चीजें आप सुन लें। एक तो पहली बात है कि अर्बन सेंटर्स में इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, रूरल सेंटर्स में इसकी कम होती है, ठीक है। बट स्टिल जो है कि वो ये जो जो इनिशियल फर्स्ट रेन मतलब जो बारिश हो रही है तो जो उसके पहला फॉल होगा उसमें उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बाद में ऑब्वियसली वो साफ हो जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट ड्रॉप्स रेनफॉल के होंगे उसमें ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, ठीक हो गया। ठीक सर। अच्छा जी, अब आ जाएं हम स्टॉप शेयर। मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ जिसको हम बोलते हैं पेपर था मायरा का, उसको हम देख लेते हैं। मायरा का पेपर कहाँ पे पड़ा हुआ है जो आज का था? एम 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 वेयर इज मायरास पेपर जो मैंने आज का डाउनलोड किया था जी। जी ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ये सर। पहला क्वेश्चन था 8 आउट ऑफ 50। अब ये बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं खुद से भी कि ये वाला जो है ये तो सिंपल सा आपने काम करना था। यहाँ पे आप देख रहे हैं 8/50/100। तो ये तो सवाल जितने भी हैं इनके अंदर तो आपका सिंपल सी चीज़ यही है कि व्हाट यू गोना डू इज़ कि आप इसमें जो है वो सिंपली सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि आप चीज़ों को जो है वो ये मैं इसको इरेज कर दूं दोबारा, ठीक है। ये वरना ऊपर ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो सारे सवाल हैं इसमें आप देखें 8/50 पहले वाला क्वेश्चन जो है, इसी तरह दूसरा जो है 3 आउट ऑफ 25 तो 3/25 मल्टीप्लाई बाय 100। मायरा ने भी ये गलती की थी, परसेंट में पूछा है तो साथ में परसेंट का सिंबल लाजमी लगाएं। 16 के साथ भी परसेंट का सिंबल नहीं लगाया था, 25 के साथ उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें भी परसेंट का सिंबल नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो परसेंट का सिंबल साथ में लाजमी लगाना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह 3 आउट ऑफ 10, ठीक है। 6 आउट ऑफ 50। ये बड़ा मल्टीप्लाई सिंपली आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने रिमार्क्स भी लिखा हुआ कि ऐड परसेंट साइन इन आंसर्स एज वेल, ठीक है। अच्छा ये सारे तो सेम है, 32 आउट ऑफ 50, ठीक है। 15% ऑफ 83, ठीक है। 12। अच्छा ये सिंपल से क्वेश्चन से, ठीक है। अब आ जाएं जो व्हाट इज 35% ऑफ 60। इन क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ कि ज़रा से ये जो क्वेश्चन से इनको आपने किस तरह से करना था, ठीक है। अच्छा जी अब व्हाट इज 35% ऑफ 160, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा व्हाट इज पूछा है, ठीक है, ऑफ 35% ऑफ 160, ये चीज थी, ठीक है। अब 35% को हम क्या करते हैं कि 35/100 कर देंगे, सिंपल इज दैट, और इसको 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो उन्होंने आंसर निकाला है यही आंसर आ जाएगा। ये मैं स्टेटमेंट को पढ़ने की आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। व्हाट इज, तो इज का जो लफ्ज होता है वो इक्वल के बराबर उसको हम कंसीडर करते हैं जब भी इज बोला जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी उसके बाद आप आ जाएं तो हमारा जनाब नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा जी एक तो इसमें यह है कि ये पेज जो है उसको आगे करने के लिए, अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं तो इसकी भी आपको स्टेटमेंट जो है बता देते हैं
कैसे करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें 54 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर, स्टेटमेंट को देखिए 54 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर, ये नंबर पूछा है। अच्छा 45% क्या है आपका 45/100, ठीक है। ऑफ व्हाट नंबर क्या है वो हमारा x है, इज इक्वल टू 54, ठीक है। अब ये जो 100 है उधर जाके 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर आपका 45 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मायरा ने बिल्कुल यही किया हुआ था सारा, लेकिन सिंपली आप लोगों को, जिन लोगों का बाकी जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए तो उनको ये समझा रहे हैं कि इसका तरीकाकार क्या होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। सर कल आपने बताया था कि इस तरह के सवाल फार्मूले से भी हो सकते हैं, इस टाइप के सवाल वो भी हो सकते हैं, लेकिन मैं स्टेटमेंट को सारा सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फार्मूला तो यही है, ठीक है ना, लेकिन आपने स्टेटमेंट को रीड कैसे करना है ये बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आप अगर चले जाएं तो अगला क्वेश्चन क्या है जी आपका, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो वो है जी 77 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140। अब ये स्टेटमेंट देखें, ये बड़ी मजे की है। 77 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 77 इज व्हाट परसेंट, x परसेंट ऑफ 140। अमाउंट भी दे दिया, परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि x परसेंट को अगर करें तो ये x/100 आ गया, मल्टीप्लाई बाई ऑफ आपको पता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और इज इक्वल टू 77। अब ये 100 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 77 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर ये 145 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जवाब आपका आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को आपने रीड कैसे करना है, ये सिंपल सी इसके अंदर चीज थी, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, हाँ जी, बैट्समैन वाला वो जो था कि उसने टोटल 110 स्कोर किया है, 3 बाउंड्रियां हैं। जब बाउंड्री की सिंपल बात की जाती है तो उसका मतलब है 4 और 8 सिक्सेस हैं। अच्छा अब ये बड़ा इन्होंने बेहतरीन किया हुआ है, नंबर ऑफ बाउंड्रीज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 12 स्कोर आ गया। सिक्सेस, अच्छा जी 8 सिक्सेस हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 हो गया। तो बाउंड्रीज का स्कोर कितना हो गया, 48 + 12 60 हो गया ऑब्वियसली। अब उसने कहा है कि उसने जो स्कोर किया रन्स मेड बाय रनिंग, जारी बात है अगर उसने 60 स्कोर किया बाउंड्री के थ्रू तो बाकी जितना भी उसका स्कोर है वो रन बिटवीन द विकेट्स है। ये क्रिकेट आप दो लोग देखते हैं तो सबको पता ही होगा। तो 110 से 60 माइनस किया तो बाकी आ गया आपका 50। ये रन बिटवीन द विकेट्स हैं कि जो भाग के उसने 1-2 स्कोर लिया हुआ है। पूछा उसने था कि रन बिटवीन द विकेट कितने परसेंटेज है, तो 50 को 110 पे टोटल स्कोर पे डिवाइड करना था। दैट्स वेरी सिंपल, ये आंसर ठीक है इनका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाए, सुपरमार्केट में डिस्काउंट मिल रहा है $10 का फॉर स्पेंडिंग $40 और अबव और मोर। कोई भी बंदा $40 स्पेंड कर रहा है, अब वो 40 से चाहे 40 स्पेंड करे या 41 स्पेंड करे या 4 स्पेंड करे, ठीक है, तो उसको $10 या 10 पाउंड का ही डिस्काउंट मिलना है। अब 2 बंदे हैं, एक ने $42 स्पेंड किए हुए हैं, दूसरे ने $78 स्पेंड किए हुए हैं, तो दोनों को कितने परसेंट सेविंग हुई है। तो 10 बटा जो उन्होंने स्पेंड किया हुआ है, इधर भी 10 बटा जो उन्होंने स्पेंड किया हुआ है। तो जारी बात है जिसने ये थोड़ा स्पेंड किया हुआ है उसकी बचत ज्यादा है, तो उसकी परसेंटेज ज्यादा होएगी। जिसने ज्यादा स्पेंड किया हुआ उसको बचत कम हो रही है। यहाँ पे ये 10% नहीं है जो उसकी सेविंग है, ये $10 है सिर्फ। वो चाहे 5000 रुपया भी वहां पे खर्च कर दे, उसको सिर्फ $10 की ही सेविंग होनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन था बेक्ड बीन्स, उनकी प्राइस 15 से 21 पेंस, ये आप पेंस कर लें या पैसा कर लें जो भी है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है ये कल भी करवाया था, 21 - 15 तो 6 पेंस का डिफरेंस आया, ठीक है। और आपको क्या बोला था, जो इनिशियल है जो एक्चुअल है उसको नीचे रखना है। तो चेंज है आपकी यहाँ पे 6 और एक्चुअल क्या था 15।
तो 6/15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। साइज ऑफ स्कूल इंक्रीज्ड सो इट हैड 750 pupils इंस्टेड ऑफ 680। पहले 680 थे, अब 750 हैं, तो कितने का फर्क पड़ा? 70 बच्चों का फर्क पड़ गया यहाँ पे। तो करेंगे क्या? 70/680 करेंगे, ठीक है। टीचर पहले 37 थे, अब 38 हो गए, 37 to 38 हो गए। एक टीचर का फर्क पड़ा है, तो 1/37 करेंगे। अगेन दिस इज चेंज ओवर एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100। जो इनिशियल कह लें उसको जो एक्चुअल कह लें, ये आपकी मर्जी है। तो 70/680 एंड 1/37, ये क्वेश्चन भी इनका ठीक था। उसके बाद आप आगे आ जाए। लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग है, उसको आपने खींचा है, तो जब वो इनिशियल उसकी जो लेंथ थी वो 4 सेंटीमीटर थी, मैक्सिमम कितना खींचा गया? 20 सेंटीमीटर। फर्क कितना है दोनों का? 16 है। तो 16 ओवर आपने, अच्छा ये आपने यहाँ पे ये गलत किया होगा भाई, ये मैंने भी नहीं इसको देखा, ठीक है। बाय 4 सेंटीमीटर टू 20, तो ये यहाँ पे ये ऐसे नहीं आना, ठीक है। ये आपका आएगा 16/4 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा, ये ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया जनाब, एवरेज कास्ट ऑफ टेलीफोन। सर एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। ये जो क्वेश्चन पे रेट है, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन इसका आंसर तो फिर 400 बनता है, तो फिर 400% आएगा। बिल्कुल कोई मसला नहीं, परसेंटेज तो 5000 जितनी भी हो सके, कोई मसला नहीं है। सही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एवरेज कास्ट ऑफ टेलीफोन कॉल ड्रॉप्ड बाय 8% या 8% नहीं, सर सॉरी लेकिन 4 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर 400% इंक्रीज बनता है ये। यार वो जितना भी बन रहा है देख लें, आपका 16 डिफरेंस है, मैं अभी कर लेता हूँ। सर देखिए ना, 4 से इंक्रीज हुआ है 20 पे, तो सर ये 400% बनेगा इंक्रीज, ये तो नहीं बनता 400%। 16 हाँ, तो ये 400% ही बन रहा है, ठीक है। सर लेकिन जो इंक्रीज हुआ है एक्चुअल में वो तो 4 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर हुआ ना इंक्रीज। तो सर ये 400% मगर मतलब 4 का 400% काफी नहीं बन जाता ये तो? यार काफी बन जाता है, तो अमाउंट भी देखे ना तो काफी इंक्रीज हो रही है, मैं करके दे दूँ। 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, तो परसेंटेज तो इतनी बनेगी, ठीक है। अब आप देखें कि आपका डिफरेंस कितना है। पहले वो 4 मीटर था, ठीक है, 4 मीटर से वो 20 मीटर पे चला गया, फर्क कितना है? 16 का, ठीक है। अब 16/4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये 4 से गया, तो ये आपका 400% हो गया, सिंपल इज दैट। इसमें आप इतना नंबर बड़ा हो देख के परेशान क्यों हो रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग जो है उसकी लंबाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका जनाब। ये क्वेश्चन जो था, मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों ने इसको गलत किया, ठीक है। और बल्कि जब मैं ये क्वेश्चन इसको मैंने चेक करना शुरू किया, तो मुझे खुद इसकी समझ नहीं आ रही थी कि यार ये इसकी रीडिंग में क्या इशू है, तो इसलिए दिया था आप लोगों को। अच्छा, अब उसमें यह है कि क्वेश्चन को ज़रा आपने रीड करना है, क्वेश्चन को ज़रा आप रीड करें तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी। एवरेज कास्ट ऑफ टेलीफोन कॉल ड्रॉप्ड बाय 8 पेंस, या पैसा आप जो भी इसको कहना चाहें, टू 27 पेंस। 8 पेंस कॉल ड्रॉप जब हुई तो वो 27 पैसे पे पहुंच गई। ड्रॉप होने से पहले कितनी थी? तो 27 में 8 जमा करेंगे, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल 35 पैसे कॉल रेट था। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 35 का नंबर कहीं पे दिया नहीं हुआ। अक्सर क्वेश्चन में हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हालांकि हमें रिवर्स करना है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो डिफरेंस जो है वो आपने उसको इनिशियल जो कॉस्ट है, ठीक है, उस पे उसको करके सिंपली 8/35 मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपने इसकी वैल्यू निकाल देनी है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ हाउस इंक्रीज फ्रॉम 46
1000 टू 48,000, ये तो 2000 का डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना। फाइंड द परसेंटेज, तो 2000 ओवर 48,000 मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करना है ना, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करना है ना आपने। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे, जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 4.16 कोई इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। अभी इस यहाँ तक किसी क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। हेलो एवरीवन, एनी कंफ्यूजन इन एनी क्वेश्चन जो हमने किए हैं तो मुझे बता दें, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बाद में। सर ये जो सर वो लास्ट ने मेरी बात सुने, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। देखें इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज एंड यूज दिस वैल्यू आफ्टर अनदर ईयर। अच्छा, मैं क्वेश्चन जो है मैं उसको पढ़ लेता हूँ एक दफ़ा, जो आपको मैंने भेजा था, ठीक है। उसको स्टेटमेंट को मैं देख लेता हूँ कि इसमें एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, फिर इसके साथ आपको डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट ठहरें। अच्छा जी, किधर गई असाइनमेंट जो मैंने आपको भेजी थी? In a year, the value of house increased from इतने to इतने. Find the percentage increase in the value of the house and use this to estimate the value after an other year. ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है? Find the percentage increase in the value of house. ठीक है। After an other year. अच्छा, अब हाँ, इसको अब आपने क्या करना है? ये एक चीज है कि आपका, मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ इसको दोबारा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी अभी स्क्रीन हो शो, रही। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि जनाब ये कह रहे हैं कि आपका जो हाउस की प्राइस थी वो थी 46,000, ठीक है, और ऑब्वियसली वो इंक्रीज होके 48,000 हो गई। हमें पता चला कि ये डिफरेंस 2000 का है। हमारा फार्मूला क्या था कि चेंज ओवर एक्चुअल, ठीक है, ये हमारा फार्मूला था, चेंज ओवर जो इनिशियल बन के इसको करें, ठीक है, कि जो इनिशियल हमारी थी, ठीक है, या एक्चुअल भी कहना चाहें तो कोई मसला नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब चेंज है आपकी 2000 की, ठीक है, और इनिशियल आपका 46,000 था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपकी जो वैल्यू आ रही है ये इसके साथ गए, ठीक है, तो ये 246 जो भी आपका वो 4.16% जो भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक साल में ये इतने परसेंट इंक्रीज आया है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है अगले साल में कितना इंक्रीज आएगा। अब ये 48,000 मल्टीप्लाई बाय 4.16% करेंगे तो फिर वो उससे अगले साल का इंक्रीज आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि एक साल का तो उसने बता दिया, उससे अगले साल जारी बात है, जो ये फर्ज किया ये पहले साल की प्राइस थी, ये दूसरे साल की प्राइस है, तो ये तीसरे साल की निकलेगी, ठीक है। 48,000 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि अब तीसरे साल में दूसरे साल की जो वैल्यू थी उसको बेस बनाएंगे, ठीक है, तो उसके साथ इसको 4.16% के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उससे अगले साल की आपकी वैल्यू आ जाएगी। Got it everyone? सर ये तो क्लियर नहीं हो रहा, इसे कैसे करेंगे? इसमें क्या मसला है, क्या क्लियर नहीं हो रहा है? इसमें किस चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही? 48,000 हमें कैसे पता चलेगा 48 को 4.16 से मल्टीप्लाई? कोई ट्रिक वगैरह सब बता रही? ट्रिक क्या बताऊं, एक मिनट ठहरो ना। ट्रिक ये है, मैं अगेन आई एम डूइंग, पहले साल की वैल्यू, सर एस्टिमेट जो होता है वो तो अंदाजा होता है ना, उसको तो नहीं, वो लास्ट वाला क्वेश्चन, वो एस्टिमेट नहीं, 46,000 आपकी वैल्यू थी, वो बढ़ के हो गई 48,000। अच्छा, इस साल आपका जो इजाफा हुआ है वो ऑब्वियसली हुआ है 2000 का, ठीक है। अब वो ये कह रहा है ये 2000 जो है यहाँ पे जो इजाफा हुआ है वो कितने परसेंट है, ठीक है। अब ये जो 2000 का इजाफा हमने निकालना है तो ये 2000 ओवर 46,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम करते हैं तो जस्ट अ मिनट, ये आपका हो जाता है, मैं कैलकुलेटर से इसको कर लूँ,
4.34 बनता है ये एग्जैक्टली आंसर यहाँ पे 4.34%। पहले साल में 4.34% इजाफा हुआ है। अब वो कह रहा है कि अगर इसी तरीके के साथ चलें, अब हर साल 2000 इजाफा नहीं होगा, हम ये देखेंगे किसी वैल्यू के साथ अगर आप अगले साल चलते हैं तो फिर कितना इजाफा होगा। क्वेश्चन को जरा रीड करें दोबारा से। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द हाउस एंड यूज दिस टू एस्टिमेट द वैल्यू आफ्टर एन अदर ईयर। अब इस परसेंटेज को यूज करें फॉर वैल्यू एन अदर ईयर, ठीक है। अब जब अगले साल की आपने बात करनी है तो उसको आप 48 के साथ पिछले साल की जो मतलब इसी साल की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना नेक्स्ट ईयर के लिए। मैंने यहाँ पे आपको ये फर्स्ट ईयर आ गया, ये सेकंड ईयर आ गया, ये थर्ड ईयर आ गया। पहले साल की वैल्यू है 46,000, ठीक है। दूसरे साल की वैल्यू है 48,000, ठीक है। अब तीसरे साल की वैल्यू मैंने मालूम करनी है। यहाँ पे तो उसने मुझे खुद बता दिया कि 2000 का इजाफा हुआ है, ठीक है। उसने कहा कि ये जो 2000 का इजाफा ये कितने परसेंट है, हमें पता है ये 4.34% है। उसने कहा इस परसेंटेज को आप इस्तेमाल करें अगली वैल्यू मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे आप 48,000 को 4.34% से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले साल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब फंस गया, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मुझे अभी थोड़ा, अच्छा जी, 4.34 मल्टीप्लाई बाय 48,000, ये आ गया आपका 0.04 मल्टीप्लाई बाय 48,000, तो ये 2083, इसमें मजीद 2083 रुपीस का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो तीसरे साल कीमत है वो 50083.2 ये बन रही है। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कोई अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे बता दें। ठीक है सर, वो स्टेटमेंट ठीक है सर, अभी क्लियर हुआ। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो अभी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बच्चे इसको समझने में गलती करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिवर्स परसेंटेज, और याद रखिएगा कि इसका क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इसके करने के कई तरीके हैं, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, कि एक कस्टमर जो है उसने एक बेड परचेज किया है, ठीक है, और उसको 20% डिस्काउंट उन्हें दिया। आफ्टर 20% डिस्काउंट, क्या है, आफ्टर 20% डिस्काउंट उस बंदे ने जो पैसे पे किए हैं वो 1584 पे किए हैं, ठीक है। अब ये बताएं कि उसकी एक्चुअल कीमत क्या थी। करें जरा जल्दी। 20% डिस्काउंट के बाद उसकी ये कीमत है। जवाब लिखें चैट में, देखता हूं कौन करता है इसको। हाँ जी, कोई नहीं कर रहा, जल्दी करें, शाबाश। सर इसको इस तरह कर सकते हैं कि 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1584। हाँ, इसके दो तीन तरीक़ेकार हैं। इसका जो बेस्ट शॉर्टकट मेथड है ना, वो आप याद रखें कि हम क्या करेंगे, हमेशा 100% जो है उसके हम इक्वल कर लेते हैं। फर्ज किया वो 1 है, ठीक है। अब अगर आपका 20% आफ्टर 20% डिस्काउंट ये इतना बन रहा है, अगर इसी 1584 को मैं डिवाइड कर दूं 0.8 के साथ, ठीक है, तो मेरे पास 100% में या चीज़ आपने याद रखनी है। सिर्फ सादा सा तरीका बता रहा हूँ, इसके 3-4 मेथड है, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर प्राइस डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो 100% में से वो माइनस करके जो वैल्यू आ रही है उसको उस वैल्यू से डिवाइड कर देना। अब अगर 1584 को 0.8 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 1980 आंसर बन रहा है। ये एक्चुअल प्राइस थी।
एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी आपको, ठीक है। फर्ज करें कि एक आपका जनाब कोई रेडियो है, ठीक है, वो सेल हो रहा है $63 का आफ्टर 40% इंक्रीज इन प्राइस। अब क्या करेंगे, अगर आप वो पढ़ेंगे ना एक्स वाले चक्कर में तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। मैं सादा सा इसका फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है। साइमा क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। अब अगेन मैंने कहा 100% को आपने ले लेना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 40% ऐड हो रहा है या कम हो रहा है, बोले तो सही कोई। ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसमें आप 40% क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये परसेंट कितना हो गया, 140 हो गया, ठीक है। जो उसने प्राइस बताई हुई है उस पर इसको तकसीम कर दो, 63/140, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये जवाब आ जाएगा $45। अच्छा, इसको मैं आपको ना काउंटर उसको क्रॉस चेक करवा देता हूँ, ठीक है। $45 पे 40% इंक्रीज, क्या बताया था उसने कि जी 40% इंक्रीज हो रही है ना, 40% इंक्रीज हो रही है, तो फिर कितनी कीमत होगी, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 40%, इसका मतलब हुआ 45 मल्टीप्लाई बाय 40/100, ठीक है। इसके साथ आप करके देख लें, ये आपका ये आंसर आएगा 63। ये बात क्लियर होगी जनाब के नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। इसके मैं अगेन $60 सर ये पर ईच है। 140 कैसे आया? 140 कैसे आया, मैं आ गया दोबारा इस पे। रेडियो सेल्स $63 आफ्टर 40% इंक्रीज। मैंने बोला चाहे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आपने 100% के साथ उसको ट्रीट करना है। अब 40% इंक्रीज हो रहा है तो 100% में ऐड कर देना। अगर वो ये कह देता है कि ये 40% डिक्रीज हो रहा है, तो फिर 100% में से निकाल देना था, फिर नीचे फिर 60 आ जाना था। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अगर डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे 100 में से, परसेंट में से। अगर इंक्रीज है तो उसको ऐड कर देंगे। एक और सवाल कर रहा हूँ, डोंट वरी। सर ये $45 पे कैसे आ गया? मतलब 63 over 140 तो $45 बनता है ये यार ये करके पॉइंट्स का देख आंसर नहीं आएगा? सर, करके देख लो, ठीक है। ये आपके पास जो है 63 डिवाइडेड बाई 140, ठीक है। इसको सॉरी इसको मल्टीप्लाई भी करना है वो 100 से, ठीक है। मैं दरम्यान में जो छोड़ गया था, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है इसको, ठीक है। तो ये आपका 45 आ जाएगा। सर ये 45 ओरिजिनल प्राइस है। ये 45 उसकी ओरिजिनल प्राइस है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमारे पास है जी, ए न्यू कार फॉल्स इन वैल्यू बाई 30% इन अ ईयर, ठीक है। अच्छा, कार की जो वैल्यू है वो फॉल हो गई है 30%, ठीक है। अब 30% फॉल करने के बाद, ठीक है, कार वैल्यू फॉल्स 30%, तो अब उसकी कीमत है हमारे पास $8400, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कार की ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ फार्मूला वो ये है कि आप 100% के लिहाज से देखें तो उसमें से 30% माइनस करें, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 70%, ठीक है। जो उसने प्राइस बताई हुई है उसको ये 8400/70, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका दो तीन तरीक़ेकार है मेरे ख्याल में। सबसे जो दूसरा मेथड है वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यही मेथड अगर आप यूज़ करें तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अच्छा, इसका अभी आपको 70 ये गया, इसको मैं कैलकुलेट कर दूँ आपको यहीं पे।
ठीक है, ये आपका आ गया जनाब $12,000 इसकी प्राइस थी जो इसकी ओरिजिनल थी। ठीक है जी, चैट में किसी ने कुछ वाला भी लिखा है? करवा हाँ जी, सर, एक्स वाला भी करवा दे। अच्छा इसको चले मैं आपको एक और करवा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम ना वो यूनिट मेथड है, यूनिट मेथड से हम कर लेते हैं इसको, जो एक्स वाला जो मेथड जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी हमेशा यही होता है कि फर्स्ट किया ये जो आपका रेडियो वाला क्वेश्चन है उसको हम करते हैं कि आपका जो रेडियो है वो सेल हो रहा है। फर्स्ट किया हमने कहा था कि $63 का रेडियो सेल हो रहा है आफ्टर इंक्रीज ऑफ 40%। ठीक है, अच्छा इतनी प्राइस के बाद आपको पता है कि जनाब ये आपका, अच्छा इसमें रिवर्स इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि हम ओरिजिनल प्राइस इसमें बैक जा रहे हैं, ओरिजिनल प्राइस इसको हम इसमें से ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम इसको रिवर्स परसेंटेज बोलते हैं। इंतजार अली खान, ठीक है। अच्छा अब हमें इसमें जब ये पता है कि आपका जो है क्या कहते हैं, ये जो 40% है अगेन, ठीक है, ये आपकी जो एक्चुअल प्राइस है उसमें उसका एडिशन है। ठीक है, अच्छा अब आपका जो एक्चुअल प्राइस इसमें कितनी है, सॉरी इधर, वो आपका 100% में अगेन 40% ऐड हुआ तो ये आपका हो गया 140%, दैट इज इक्वल टू $63। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से एक इकाई का मेथड हम लगाते हैं अक्सर कि अगर आपका 140% $63 है तो 1% कितने के बराबर होगा, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि 63/140 कर लिया आपका। ठीक है, 100% कितने के बराबर है, अगेन यहाँ से फिर 100% जो उसकी ओरिजिनल प्राइस निकलेगी, ठीक है, वो इस पे जब डिवाइड करते हैं वो आपका ये इसके 0.4 जो भी ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है, 63/140, ठीक है, इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये आपका 45 आंसर आ जाता है। ये दो ही मेथड हैं मेरे ज़हन में, आपके पास अगर कोई और मेथड है इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, आपके ज़हन में कोई और मेथड है किसी के तो मुझे बता दें। ये किसी ने बोला था कि सर कोई हम कोई और एक्स वाला मेथड करते हैं, वैसे तो 3-4 इसके मेथड हैं, तो मैं जो ये इसमें सजेस्ट करता होता हूँ हमेशा कि आप सिंपल जो है वो मेथड करें। आपका अगर प्राइस इनहांस हो रही है, एक और चले एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल जी हमारा जो ये कोर्स था ये मैंने 20% डिस्काउंट के बाद आपको 8,000 का सेल किया। ठीक है, अच्छा अब ये 8,000 का जब मैंने आपको कोर्स सेल किया तो मैंने आपको कहा कि जी ये 20% डिस्काउंट है। ठीक है, तो अगेन मैंने ये बोला कि आप 100% वाला रूल अप्लाई करें, 100 में से आपने 20% माइनस किया, आपके पास आ गया ये 80। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो वैल्यू है 8,000 को उसको 80% पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं ना कि हम लिखें कि 80% ऑफ x 80/100 into x अच्छा is equal to 8,000 80/100 into of x into into of x of x is equal to 8,000। तो यानी कि ये वही ये मतलब इक्वेशन बन जाती है इसका। ये वही चीज होगी जो आपका, अब अगेन आपको यहाँ पे 80% तो निकालना पड़ रहा है, फिर भी ये 100 जाके उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा है, ये मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 80% आपने बोला, ये ले 80% ऑफ x इज इक्वल टू 8,000, ये कोर्स की प्राइस है। आपने ये 80% कहाँ से निकाला, वो अगेन मैंने तो 20% डिस्काउंट दिया था, 100 में से माइनस करके फिर आपने 80% निकाला ना। ठीक है, अब जी 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 80% बिल्कुल। ऑफ x इज 80,000,
8,000 सॉरी। अब 80% को कैसे लिखेंगे, 80/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8,000। ठीक है, अच्छा अब ये आपका 100 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और 80 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बराबर किसके आ गया, x के। अगेन आपका ये चीज x इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, वही चीज बन रही है जो मैं आपको कह रहा हूँ। आप x वाला कर लें या सिंपली 8,000/80 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, या आपकी मर्जी है, दोनों तीनों मेथड में से जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई जनाब? हेलो, गॉट इट? ठीक है, चलो थैंक यू। व्हाट आई गोना डू इज कि इसके ना मैं एक दो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, सॉल्व भी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट जो हैं इसको पता क्या करते हैं, होता क्या है, मैं गलती भी बता देता हूँ बच्चे करते क्या हैं। क्वेश्चन दिया आपको कि यहाँ से आगे जा रहा हूँ, आफ्टर 20% डिस्काउंट मैंने कहा कि कोर्स की कीमत है 8,000, बताएं ओरिजिनल प्राइस क्या थी। अब वो बेवकूफ़ी ये होती है कि वो क्या करते हैं कि 8,000 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 20% के साथ। ठीक है, अब जारी बात है वो कोई कीमत बनेगी मेरे ख्याल में 1,600 रुपये। ठीक है, ठीक है, उस 1,600 को फिर क्या कर लेते हैं, 8,000 में जमा कर देते हैं, वो बन जाएगा 9600, जो कि आंसर नहीं है। ये बात समझ आई जो लोग गलती करते हैं? ठीक है, ये गलती असल में नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स हम कर रहे हैं, 20% के साथ मल्टीप्लाई करके कीमत को ऐड नहीं यहाँ पे हमने करना। ठीक है सर, एक छोटी सी बात बता दें, आपने अभी बोला है कि जो आपने पहला क्वेश्चन कराया ना बेड परचेज वाला, उसमें आपने 0.8 लिखवा दिया हमें नीचे कि हमने 100 में से माइनस करना है 20 को, तो 80 आएगा, फिर उसको हमने कन्वर्ट करना है पॉइंट्स में, मतलब 0.8, तो उससे आंसर आएगा 1980। लेकिन आगे भी आपने डिस्काउंट का क्वेश्चन कराया, उसके अंदर आपने ऐड करवा दी है हमसे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं खुद ही से डाटा ले लेता हूँ, खुद ही से डाटा ले लेता हूँ, जब क्लियर नहीं होगा हम इधर ही हैं, डोंट वरी। ये मैं लाइन लगाने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक है जनाब, दो तरह के क्वेश्चंस हैं, या तो डिस्काउंट होगा, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप एक शर्ट परचेज करते हैं। ठीक है, आपको 30% डिस्काउंट पे शर्ट मिली, कितने की, 5,000 की। आप अमीर आदमी हैं, बड़ी महंगी शर्ट परचेज की आप। ठीक है, लेकिन जब आपने पैंट परचेज की तो उन्होंने कहा जी पैंटें महंगी हो गई हैं क्योंकि उधर से चाइना से इंपोर्ट बंद हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी जो पैंट है वो 40% इंक्रीज पे मिलेगी आपको 7,000 की। ठीक है, अब ये पैंट की प्राइस है, एक तरफ प्राइस बड़ी है और एक तरफ प्राइस कम हो रही है। वेरी सिंपल, ये दोनों सिनेरियो क्लियर हो गए। एक तरफ डिस्काउंट है, प्राइस में फॉल है, और एक तरफ प्राइस में क्या है आपके, इंक्रीज है। मैंने बोला कि आप 100 लेंगे, अगर तो डिस्काउंट है तो उसमें से -30 किया 70 आ गया, सिंपली 5,000/70 मल्टीप्लाई बाई 100। इधर इंक्रीज है, अगेन 100 लेंगे, अब 40 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अब हो गया 140, 7,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 140 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो अपनी जगह पे रहेगा। ये बताया। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो काइंडली बता दें। सर 30% डिस्काउंट का मतलब है कि 5,000 किस नंबर का 70% है? जो मार्क प्राइस होता है ये ऐसे ही है, 5,000 किस नंबर का। हाँ, ये जो आप एक्स पे फंसे हुए हैं उस पे भी आ जाएं। ठीक है, 30%, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिला है ऑफ एक्स प्राइस। ठीक है, 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5,000। मैं एक्स में नहीं जाना चाह रहा, आप एक्स में कर लें, तो 30, अब इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये 30% ऑफ एक्स प्राइस पे डिस्काउंट मिलके, तो वो फिर डिस्काउंट की प्राइस निकलेगी, ना कि ओरिजिनल हाँ प्राइस।
सर 70% करेंगे यहाँ पे, हाँ, तो अगर 70 70% ऑफ एक्स। ठीक है ना, वो तो डिस्काउंट की प्राइस निकलेगी क्योंकि 30% तो डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो ये आपका यही फार्मूला लगेगा, ये तो फिर वही गलती करने लगे ना आप अगेन। 70% के साथ इसको करेंगे, 70% ऑफ एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5000, ठीक है जी। और कुछ? सर अरे बाटा सेल पे सर मार्क प्राइस ज्यादा लिखा होता है, फिर कहता है डिस्काउंट है, उसको भी सर इसी तरीके से करेंगे? बिल्कुल, उसको भी ऐसे ही करेंगे। अगर डिस्काउंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उसको 100 में से माइनस करके फिर डिवाइड करेंगे, और अगर इंक्रीज प्राइस हो रही है, ठीक है, तो उसको ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया जनाब? ओए बोलो, क्या हो गया? कोई इतनी मुश्किल चीज करवा दी है मैंने आज? चले आज के लिए इतना ही, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। कल इंशाल्लाह जनाब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। इसकी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को असाइनमेंट शेयर कर दूं, ठीक है। तो हमारा जो है एक चीज़ आपने याद रखने हैं, ठीक है, कि मंडे को सारे, नो वन लीव द मीटिंग राइट नाउ। मंडे को फुल फ्लैज टेस्ट होगा, जितना भी पूरे हफ्ते में पड़ा हुआ होगा, ठीक है। मैं वो सारा टेस्ट इंशाल्लाह, भले मुझे 2-3 दिन लगे चेक करने में, वो सारा टेस्ट चेक करके आपको वापस करूंगा। अच्छा, अभी आप दो चीज़ें मुझे एक चीज़ हम डिसाइड कर लेते हैं। मेरा दिल यह है कि हम मंडे को क्लास भी पढ़ें, आपको मैं संडे की शाम को या मंडे की मॉर्निंग को टेस्ट दे दूं, आप हल करके मुझे जमा करवा दें, और मंडे को हम क्लास उसी टाइम पे पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि संडे को आपने तैयारी करनी है पूरे टेस्ट की, ठीक है। संडे का वाला दिन आपके पास छुट्टी का है, संडे की नाइट को या मंडे मॉर्निंग के टाइम पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। टाइम की उसकी सबमिशन होगी, ठीक है, मंडे नाइट तक, मंडे मिडनाइट तक सबमिशन करवाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया यासीन, उसको मैं कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइम की सबमिशन का जो है वो मंडे मिडनाइट तक का होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ लिख लें, ये जो मैं डेली टेस्ट दे रहा हूँ इस पर तो मैं आपको सख्ती कोई नहीं कर रहा। मंडे का टेस्ट कोई सबमिट नहीं करवाएगा, वो अगली क्लास में नहीं आएगा, ठीक है। मंडे वाला टेस्ट अगर आप में से कोई बंदा सबमिट नहीं करवाएगा, वो अगली क्लास में नहीं बैठ सकेगा। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, फिर वो अगर बैठना चाहेगा तो वो पांडा से फूड डिलीवरी करवाएगा, फिर हमें यहाँ पे 2 लार्ज पिज़्ज़ा, हम यहाँ पे 4-5 दोस्त बैठे होते हैं, तो फिर आपसे पांडा पे फूड डिलीवरी करवाएंगे। आई एम सीरियस अबाउट दिस वन, ठीक है। टेस्ट देना है, कोई एब्सेंस नहीं, कोई चक्कर नहीं कि मैं बीमार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ठीक है। तो अपना पूरे वीक का कोर्स करें। फार्मूला शीट तो आपने खुद ही बनानी है कि मैंने फार्मूला शीट आपको शेयर करनी है? फार्मूलेज अपना खुद ही बनाए, स्लाइड्स भी शेयर करनी है आपने। चलें वो भी कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर वीडियो ये शेयर करें वीडियो। ओके 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 सर, थैंक यू।